Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकिएगा मत। हम क्या करने वाले हैं, हम चैप्टर का कंप्लीट रिविजन करने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट पार्ट 2 में रहने वाला है, 2 पार्ट्स में हमारे चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने देखा चैप्टर, अगर जो इसने सेशंस अटेंड किए होंगे उनको पता होगा चैप्टर अच्छे थे, बड़े बड़े लेंदी चैप्टर्स थे, तो अच्छे से समझने के लिए पार्ट्स में डिवाइड करा है, वरना एक ही बार में समझेंगे तो बोलते हैं ना थोड़ा चंक्स में चीज़ें होती तो बेटर होता है। बट एक कंप्लीट चैप्टर है, इसको चंक्स में इतना नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट 2 पार्ट्स में कर सकते, तो मैंने आप क्लिक करा हुआ है। आपको क्या करना है भाई, मेरे एफर्ट्स के लिए आपको लाइक करना है और शेयर कर देना है अपने क्लासमेट्स में, ताकि वो भी आके सेशन को ज्वाइन करें, और कॉमेंट करके बता देना है, क्योंकि जैसे कि रिविजन है, बीच बीच में क्वेश्चन मैं पूछती रहूंगी। स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होगा। बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, सेकेंड हाफ ऑफ व्हाट, 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में, लगभग जब 18th सेंचुरी आधी बीत गई थी, बची हुई जो आधी 18th सेंचुरी हो रही थी, अ न्यू पावर वॉज इमर्जिंग ऑन द पॉलिटिकल होराइजन। एक नई पावर इमर्ज हो रही थी, कुछ नई शक्तिशाली पावर, मतलब वैसी वाली पावर नहीं, कुछ अद्भुत शक्तियों वाली पावर नहीं, एक शक्तिशाली पावर जो है इमर्ज हो रही थी, जो मतलब पॉलिटिकल, उसमें पॉलिटिकल बेसिस में जो है इंटरफेयर, जो हमारे लेवल पे पॉलिटिकल पावर इमर्ज हो रही थी। कौन सी पावर थी? वो थी ब्रिटिश। कौन सी पावर थी? वो थी ब्रिटिश पावर। Did you know that the British originally came as a small trading company? अगर हम ध्यान दें तो जो ब्रिटिश है ना, वो सबसे पहले कैसे आए थे? ट्रेड के पर्पज से आए थे, वो भी स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी। ये लिखा है ना आपको, अगर आप यहाँ ध्यान दें, चैप्टर के नेम को ही पहले समझे तो फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, तो पहले उनका पर्पज सिर्फ यही था, उनका पहले पर्पज ये ट्रेड ही था। ये जो ऊपर देख रहे हैं ना आप, ये उनका पर्पज था पहले ट्रेड करना। ट्रेड के साथ साथ अब बाद में कैसे उन्होंने टेरिटरी बनाई ये हम समझेंगे। एंड वर रिलक्टेंट टू अक्वायर टेरिटरीज, मतलब उनको इतना टेरिटरीज को लेके कोई लालच लोभ नहीं था। उनका मतलब था माए हैं, पैसा कमाएं, पैसा ज़्यादा से ज़्यादा कमाएं, यहाँ से सस्ते दामों में सामान खरीदे और अपने जो कंट्री में जाके वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा महंगे दामों में बेचे। बस उनका वही पर्पस था, ज़्यादा इससे ज़्यादा उनको कुछ नहीं सोच रहे थे वो। हाउ देन डिड दे कम टू बी मास्टर ऑफ अ वास्ट एम्पायर? इन दिस चैप्टर यू विल सी हाउ दिस केम अबाउट। अब हम क्या करेंगे, हमसे पूछ रहे हैं कि कैसे भाई ये जो है, जब ये लोग सिर्फ ट्रेड के लिए आए थे, इनका कोई पर्पस नहीं था टेरिटरी बनाने का, यानी रूल्स एस्टैब्लिश करने का, तो कैसे फिर ये इतने वास्ट एम्पायर के रूलर बन गए, मतलब कैसे मास्टर बन गए, है ना, मालिक बन बैठे इतने बड़े एम्पायर के, रूलर बन बैठे इतने बड़े वास्ट एम्पायर के। ठीक है, तो ये इस चैप्टर में हम चीज़ें समझने वाले हैं। जिसने चैप्टर मेरे साथ सेशन में अटेंड करा है तो उनको तो पता ही होगा कि कैसे कैसे भाई मास्टर बने, लालच बढ़ता गया। ठीक है, बट जो नहीं पढ़ा जिन्होंने, वो भी देख रहे, तो उनको भी वैसे ही समझ में आएगा, कोई टेंशन दिक्कत की बात नहीं है। बेसिकली हमें बता रहे हैं कि शुरुआत में एक नई पावर जो है 18th सेंचुरी जब एंड हो रहा था, मतलब हाफ जो है 18th सेंचुरी में क्या हो रहा था, नई पावर इमर्ज हो रही थी जो ब्रिटिश पावर थी। अगर हम देखा जाए तो ब्रिटिश जो आए थे सबसे पहले, जो ब्रिटिशर्स थे, वो उनका पर्पस था ट्रेड करने का। उनका कोई ऐसा मकसद नहीं था कि हमें जो है टेरिटरी बनानी है, रूल करना है। बट फिर ये रूल कैसे करने लगे, इतनी ज़्यादा इनकी टेरिटरी इतनी ज़्यादा स्थापित, मतलब मास्टर कैसे बन गए इस टेरिटरी के, तो ये हमें क्या करना है, ये हम पूरा इस चैप्टर में देखेंगे और समझेंगे। बढ़े आगे, रेडी करें, चलो स्टार्ट करते हैं। After Aurangzeb, there was no powerful Mughal ruler, but Mughal emperors continued to be symbolically important. क्या था? औरंगजेब क्या थे? पावरफुल रूलर थे, आखिरी, ऐसा नहीं था आखिरी रूलर थे, मतलब आखिरी पावरफुल रूलर थे, जो अच्छे दमखम वाले आखिरी पावरफुल रूलर थे। कौन? औरंगजेब। बट जो मुगल एम्परर्स थे कंटिन्यू टू बी सिंबलिकली इंपॉर्टेंट, है ना। औरंगजेब के बाद ऐसा कोई पावरफुल रूलर आया नहीं, बट फिर भी जो भी जो है बोलते हैं ना, गद्दी पे जो भी बैठे होंगे, जो मुगल एम्परर जो भी बैठे होंगे, सुल्तान बैठे होंगे, बट उनको फिर भी क्या इंपॉर्टेंट माना जाता था। क्यों? क्योंकि भाई एक नाम आ जाता ना, ब्रांड नेम। कौन सा ब्रांड नेम आया हुआ था? कौन सा नाम था भाई? मुगल एम्पायर नाम ही था जब मुगल एम्पायर। तो जब मुगल एम्पायर का नाम है तो कोई भी राजा बैठे तो एटलीस्ट लगता है कि एक ब्रांड है। भाई हम बोलते हैं ब्रांड की चीज़ दिखने में कितनी अच्छी हो ना हो, बट एक ब्रांड का नेम आ जाता है। तो ऐसे औरंगजेब आखिरी पावरफुल रूलर थे। उनके बाद जो रूलर आए वो इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं थे, बट फिर भी जो मुगल एम्पायर है उनकी एक इंपॉर्टेंस, एक इज्जत बनी हुई थी समाज में, सोसाइटी में।
In fact, when a massive rebellion against British rule broke out in 1857, Bahadur Shah Zafar, the Mughal emperor at the time, was seen as a natural leader. अगर बात करें कब, जब एक massive rebellion हुआ था. rebellion मतलब ऐसे बदले वाला, ऐसे बोलता प्रोटेस्ट हुआ था ब्रिटिशर्स के खिलाफ 1857 में. उस तरफ उस वक्त कौन थे भाई? बहादुर शाह जफर मुगल के एम्परर थे. इतने ज्यादा पावरफुल नहीं थे, बट फिर भी उनको ऐसा माना जाता था अपना लीडर. क्यों? क्योंकि भाई वो मुगल एम्पायर के थे. तो मुगल एम्परर के वो क्या कर रहे थे उस टाइम पे? बने हुए थे, सुल्तान बने हुए थे. एंड वॉज सीन एज द नेचुरल लीडर. उनको एक नेचुरल लीडर माना जाता था. क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा सत्ता वहाँ पे मुगल एम्पायर की उस टाइम पे चल रही थी. मतलब अगर हम बात करें मिडाइवल हिस्ट्री आपने पढ़ी है, आप 8th में आए हैं, तो लास्ट में मुगल एम्पायर का आप देखेंगे काफी अच्छा पीक पे चल रहा था. तो जब मुगल एम्पायर पीक पे थे, धीरे धीरे एंड हो रही थी, तो उस टाइम पे ब्रिटिश आ गई थी. बट फिर भी मुगल एम्पायर साइड बाय साइड इनका चलता रहता था. तो जो बाकी जो थे राजा महाराजा आसपास के छोटे मोटे, वो ज्यादातर करके अपना नेचुरल लीडर भाई मुगल एम्पायर के एम्परर्स को ही मानते थे. Once a revolt was put down by the company, जब कंपनी के अगेंस्ट रिवोल्ट हुआ तो कंपनी ने क्या करा भाई? रिवोल्ट में हरा दिया होगा, है ना. कंपनी के अगेंस्ट नहीं लड़ पाए होंगे, तो क्या करा फिर कंपनी ने? जो बहादुर शाह जफर थे, बहादुर शाह जफर was forced to leave the kingdom एंड हिज सन्स वर शॉट इन कोल्ड ब्लड. क्या हुआ था? बहादुर शाह जफर जब उस टाइम पे एम्परर थे, उनको अपना लीडर बना दिया. अब क्या हुआ? रिवोल्ट में हार गए, कुछ हो नहीं पाया इनका खास. तो जो कंपनी है उन्होंने बहादुर शाह जफर को, मतलब वो क्या कर दिया? उनको अरेस्ट कर लिया. अपने क्या करा? किंगडम छोड़ने को कह दिया. किंगडम छोड़ने के लिए, और साथ में उन्होंने क्या करा? उनके जो बेटे थे उनको मार दिया. कोल्ड ब्लड मतलब उसी टाइम मार दिया. देखिए ये दिख रहा है ना आपको फिगर में, इसमें दिख रहा है कि बहादुर शाह जफर एंड हिज सन्स बीइंग अरेस्टेड बाय कैप्टन हडसन. मतलब जो कैप्टन हडसन है वो क्या कर रहे हैं? यहाँ पे खड़े ना ऐसे हाथ पीछे करके, इनके द्वारा जो बहादुर शाह जफर है उनके बेटों को अरेस्ट किया जा रहा है. क्योंकि भाई उनको लीडर मानते थे. जब आप लीडर हो तो पकड़ो, अब आप हारे हो तो आप ही को पकड़ेंगे. आया समझ में? तो क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि उस टाइम पे मुगल पावर थी. भले वो इतने ज्यादा दमदार नहीं थे, बट एक बोलते हैं ब्रांड नेम था मुगल एम्पायर का. तो वो नेम था जिसको सब अपना नेचुरल लीडर वहां पे लोग मानते थे. आगे बढ़े, चलिए. In 1600, the East India Company acquired a charter from the ruler of England, Queen Elizabeth I, granting it the sole right to trade with the East. बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो 1600 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्होंने क्या करा? द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर अ चार्टर फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड, क्वीन एलिजाबेथ I. क्या चार्टर में क्या था? चार्टर में था ग्रांटिंग इट द सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट. चार्टर मतलब एक तरीके का परमिशन ग्रांट करवाई होगी. जैसे हम होता है रिटर्न डॉक्यूमेंट में, जैसे हम प्रिंसिपल से परमिशन लेने जा रहे हैं तो कुछ वो रिटर्न डॉक्यूमेंट में पेज में लिख के भेजती, तो ऐसे ही इन्होंने रिटर्न डॉक्यूमेंट, जिसको चार्टर कह लीजिए, उसमें इन्होंने लिखवाया, बलवाया कि आप चार्टर ग्रांट कीजिए हमें, जिसमें बस हम क्या करें? हमें ही सोल राइट है ट्रेड करने का. मतलब एक हम ही रहें जो ट्रेड करें. कहाँ पे भाई? जो है ईस्ट में. ठीक है, और कोई कंपनी इंग्लैंड से ट्रेड नहीं करेगी, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड करेगी. तो क्वीन एलिजाबेथ I से 1600 में उन्होंने क्या करा? चार्टर करवाया, बनवाया. ठीक है, उन्होंने दे दिया. दिस मीन दैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप इन इंग्लैंड कुड compete विद द ईस्ट इंडिया कंपनी. इस चार्टर से ये फायदा हुआ कि जो अदर है, दिस मीन दैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप, कोई भी अदर ट्रेडिंग ग्रुप जो इंग्लैंड में है compete नहीं करेगा ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ. कोई भी अदर ट्रेडिंग ग्रुप जो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ compete नहीं कर सकता. अब जो सारी चीज़ें चलेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी जाएगी, अपना ट्रेड करेगी, कमाएगी, मतलब बेचेगी, सामान खरीदेगी और यहाँ के बेचेगी. जो भी अर्निंग करेगी वो अपने अकॉर्डिंग चीज़ें चलेंगी. कोई दूसरी कंपनी इंग्लैंड की जो है इंटरफेयर नहीं कर पाएगी, compete नहीं कर पाएगी. क्यों नहीं compete कर पाएगी? क्योंकि भाई जो महारानी जी हैं उन्होंने चार्टर जो है जाहिर कर दिया है, ग्रांट कर दिया है. With this charter, the company could venture across the ocean looking for new lands from which it could buy goods at a cheap price and carry them back to Europe to sell at higher prices. इस चार्टर में क्या था? इसमें ये था, with this charter the company could venture across the ocean. मतलब across the ocean मतलब जो है अपने कंट्री से बाहर इधर उधर जाएंगी. ओशंस मतलब दूसरी जगह जाएंगी, दूसरे लैंड्स में जाएगी. ठीक है, जहाँ से वो क्या करेंगी? जहाँ से वो सामान खरीदेगी, गुड्स वगैरह खरीदेंगी. कैसे? कम प्राइस में, और यहाँ पे जो लेकर आएंगी और बेचेंगे यूरोप में हायर प्राइसेस में. तो ऐसा उन्होंने क्या करवाया? ऐसा मतलब एक तरीके से कह लीजिए परमिशन ग्रांट करवाई कि हमसे कोई क्या करेगा?
अदर इंग्लैंड की कंपनीज कॉम्पीट नहीं करेगी किससे, ईस्ट इंडिया कंपनी से। ठीक है भाई, हमारा क्या काम रहेगा, हमने जो परमिशन मांगी उसमें ये रहेगा कि हमसे कोई कॉम्पीट भी नहीं करेगा, हम अदर अदर लैंड्स में जाएंगे जहाँ से हमें जो सही लगेगा, हम गुड्स की ट्रेडिंग करेंगे। कैसे करेंगे, हम चीप रेट में सस्ते दामों में गुड्स खरीद के लाएंगे और उन्हें यहाँ के महंगे दामों में बेचेंगे। आया समझ में। तो ये इन्होंने शुरू में ही चालाकी कर दी कि भाई परमिशन ग्रांट ले ली कि हमारी कंट्री से कोई हमसे कंपटीशन नहीं करेगा, क्योंकि एक ही कंट्री में, इवन एक शहर में, एक स्कूल में, एक आसपास में हमारे कितने कॉम्पिटिटर्स होते हैं। तो ऐसे ही सोचो, इंग्लैंड है तो इंग्लैंड में इनकी कितने कॉम्पिटिटिव कंपनी हो सकती है, जो कॉम्पिटिटिव कंपनी हो सकती है। तो इन्होंने सारा कॉम्पिटिशन खत्म कर दिया अपनी कंट्री का, इंग्लैंड का। ठीक है, अभी हमने ये बात नहीं करी कि सारे यूरोपियन कंट्रीज का, वो हम आगे समझेंगे, बट इंग्लैंड का कॉम्पिटिशन इन्होंने सीधे सीधे खत्म कर दिया। अब इनका रूल चल रहा है, मतलब सोल इनका राइट चल रहा है, जिनसे ट्रेड करे जो करे, इंग्लैंड की तरफ से सिर्फ यही कंपनी जाएगी। आया समझ में। इन्होंने चार्टर क्या है ले लिया था। ये देखिए, ये क्या है, ये रूट है, रूट टू इंडिया इन द 18th सेंचुरी। मतलब 18th सेंचुरी में कैसे यहाँ से जो इंग्लैंड है भाई रूट करके 18th सेंचुरी में यहाँ पे जा रही है। आया समझ में। ये देखिए यहाँ से ऐसे ऐसे जा रही है, इस तरीके का रूट है, पूरा घुमावदार इस तरीके का, क्योंकि पहले बहुत टाइम लगता था। आया समझ में। आगे बढ़ते हैं। The company did not have to fear competition from other English trading companies. कंपनी को अब कोई डर नहीं था। किसका डर नहीं था? जो अदर ट्रेडिंग कंपनी थी, इंग्लिश कंपनी थी, जो उनकी इंग्लैंड की और भी कंपनीज रही होंगी, है ना। ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, और भी कोई कंपनी रही होगी, तो इनको कोई टेंशन नहीं थी। इन्होंने क्या करा, इन्होंने बोला कि हमारा कॉम्पिटिशन ही खत्म है, हम जाएंगे, हम अपने अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे, कोई रोकेगा टोकेगा नहीं, हमारी कंट्री से कोई हमें जो है कॉम्पीट नहीं करेगा। तो टेंशन फ्री थे, रिलैक्स थे। Mercantile trading companies in those days made profit primarily by excluding competition so that they could buy cheap and sell dear. अब mercantile company उस टाइम पे चालाकी, उनका टैक्टिक्स कह लीजिए या उनकी जो है आइडियाज़ या कह लीजिए प्लान्स उनकी यही चलते थे कि वो क्या करते थे, अपना कंपटीशन पहले ख़त्म करते थे, है ना। पहले क्या करना, जो उनका कंपटीशन है, जैसे इंग्लैंड की जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने करा कि अपना कंपटीशन ख़त्म करा, उसके बाद क्या करेंगे, सस्ते दामों में चीज़ें खरीदेंगे और महंगे दामों में बेचेंगे। अब जब कोई कंपटीशन ही नहीं है, कोई दूसरा कुछ कर ही नहीं रहा है, दूसरी जगह जाके ला ही नहीं पा रहा है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जा रही है, वहाँ ट्रेड करके आ रही है, तो उस एरिया का जो भी प्रोडक्ट रहेगा उसका कंपटीशन खत्म होता है ना, कि किसी जगह पे किसी प्रोडक्ट का कंपटीशन रहता है ना। अब दूसरा इंसान भी वो प्रोडक्ट लिया, दूसरी कंपनी वाला भी, तो फिर बढ़ जाता है कंपटीशन। बट जब कंपटीशन ही नहीं है, कोई कॉम्पीट करने के लिए नहीं, तो अच्छा बुरा तो क्या ही बोलेंगे, बल्कि उल्टा क्या करते थे, सस्ते दामों में खरीदते थे, महंगे दामों में वहाँ बेचकर आ जाते थे। तो ये तो सबसे पहले उन्होंने चालाकी, बहुत बढ़िया वाली चालाकी कर दी, एलिमिनेट कर दिया, ऑप्शंस खत्म कर दिए, कॉम्पिटिशन खत्म कर दिया। एक ही टर्म है मर्सेंटाइल, इसका मतलब देख लेते हैं। अ बिजनेस एंटरप्राइज दैट मेक्स प्रॉफिट प्राइमरीली थ्रू ट्रेड। एक ऐसा एंटरप्राइज जिसका, बिजनेस एंटरप्राइज जिसका जो प्रॉफिट मेन रहता है ट्रेड के थ्रू, उसका काम क्या रहता है, उसका मोटिव क्या रहता है, प्रॉफिट अर्न करना थ्रू ट्रेड। बाइंग गुड्स चीप एंड सेलिंग देम एट हायर प्राइसेस। क्या काम रहता है भाई, जो गुड्स है उनको चीप रेट में खरीदना और महंगे दामों में बेचना, ये इनका काम रहता है। तो ये मर्सेंटाइल है। हमने देखा ना कि कैसे भाई कंपटीशन खत्म करके, यही तो चाह रहे थे वो, कंपटीशन ना रहे, हम अपनी मर्जी से सामान अपने दामों में बेचे और जो है प्रॉफिट हम अर्न करें। तो उनका मेन पर्पस यही रहता था। आया समझ में। तो मर्सेंटाइल का मीनिंग ये है। आगे बढ़े, चलो। The Royal Charter, however, could not prevent other European powers from entering the Eastern market. अगर हम बात करें रॉयल चार्टर की, रॉयल चार्टर किसके लिए था, वो तो सिर्फ इंग्लैंड के लिए था। किसके लिए था सिर्फ, ओनली फॉर इट वॉज ओनली फॉर जो चार्टर था किसके लिए था, सिर्फ इंग्लैंड के लिए था। अब जब एक ही कंट्री के लिए चार्टर होगा, एक ही कंट्री से कंपटीशन खत्म होगा, तो यूरोप की बात करें तो यूरोप में तो और भी कंट्रीज हैं, क्या वहाँ से कंपटीशन रोक पाएंगे? यूरोप में तो और भी कंट्रीज बसती हैं ना, तो क्या वहाँ का कंपटीशन भी रुक गया? अगर क्वीन एलिजाबेथ वन ने ऑर्डर दिया है, मतलब उन्होंने ग्रांट कर दी परमिशन, तो वो तो अपनी कंट्री का लेके चलेंगे ना, जैसे इंग्लैंड का हम कह रहे हैं। बाकी कंट्रीज का क्या, बाकी जो कंट्रीज है यूरोप में, वो तो कंपटीशन करेगी ना। तो कुड नॉट प्रिवेंट, मतलब द रॉयल चार्टर ने इंग्लैंड का तो कंपटीशन खत्म कर दिया, बट कुड नॉट प्रिवेंट अदर यूरोपियन पावर्स फ्रॉम एंटरिंग द ईस्टर्न मार्केट। बट जो अदर यूरोपियन पावर्स थी उनको नहीं रोक पाए ईस्टर्न मार्केट में एंटर करने से, उनको नहीं रोक पाए। कैसे रोकते? इंग्लैंड का तो बस इंग्लैंड में चलेगा ना, अगर इंग्लैंड की कोई चीज़ें हैं, इन्फॉर्मेशन है, तो इंग्लैंड में ही काम आएगी, बाकी कंट्रीज से क्या लेना देना।
मतलब कुछ भी अगर ग्रांट करनी परमिशन तो अपनी कंट्री के रहेगा, बाकी से थोड़ी। तो बाकी तो क्या है, उन पावर्स को नहीं रोक पाए, तो वहां से तो कंपटीशन भाई था। By the time the first English ship sailed down the west coast of Africa, round the Cape of Good Hope, and crossed the Indian Ocean, the Portuguese had already established their presence in the western coast of India and had their base in Goa. अगर हम बात करें कि पहली बार जब कैसे जो है इंग्लिश जो शिप आई सबसे पहले इंडिया में, मतलब कह लीजिए तो कैसे आई, सेल डाउन हुई द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट से आई, ठीक है, कैप ऑफ गुड होप से होते हुए फिर कहाँ हुई, इंडियन ओशन को क्रॉस करा उसने, ऐसे पहुंची। अब बात करें पोर्तुगीज की, तो यहाँ पे जो पोर्तुगीज हैं वो पहले से ही अपना अड्डा जमा के बैठे हुए थे, उनकी पहले से प्रेजेंस थी यहाँ पे, कहाँ पे, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। मतलब अगर हम बात करें ये वाले, ये हमारा नॉर्थ है, वेस्ट है, तो इस वाले कोस्ट में, मतलब यहाँ पे ऑलरेडी इंडिया ऐसे अपना वेस्टर्न साइड के ऐसे अपने कोस्ट में, कोस्टल एरिया जो समुद्री तट बोलते हैं ना, समुद्र के तट वाला एरिया जहाँ समुद्र जस्ट लगा होता है, जो ओशन मतलब जो सी है लगा होता है, तो वो वाले एरिया में बेसिकली क्या था, वाले एरिया में अड्डा जमा के बैठे थे वेस्टर्न, यानी गोवा, मतलब इस साइड वाले एरिया में ऑलरेडी जो पोर्तुगीज है वो अपना अड्डा जमा के बैठे थे। तो ये कैसे पहुंचे, अगर इनका देखें तो ऐसे आए, हमने देखा ना कि यहाँ से आ रहे ब्रिटिश, ऐसे पावर आ रही है, ठीक है, फिर यहाँ से होते हुए केप ऑफ गुड होप, यहाँ अफ्रीका के, हमने देखा ना, यहाँ से होते हुए ऐसे जा रही है, फिर यहाँ पे इस तरीके से पहुंच रही इंडियन ओशन में, इस एरिया में इस तरीके से पहुंच रही, तो कितना लंबा रास्ता तय करके जाना पड़ रहा है। बट हमने देखा कि ऑलरेडी जो पोर्तुगीज थे वो ऑलरेडी गोवा में अपना एरिया जमा के, अपना बेस बना के बैठे हुए थे, वो पहले ही पहुंच चुके थे, इससे पहले जब इंडिया की जो है, जो मतलब इंग्लैंड की नाव पहुंचती, इंडिया की जो नाव, जो पोर्तुगीज की नाव है पहले से ही पहुंची हुई थी बेसिकली, ये आप समझ सकते हैं। In fact, it was Vasco da Gama, a Portuguese explorer, who had discovered the sea route to India in 1498. किसने सबसे पहले डिस्कवर किया था, जो वास्को डी गामा थे, वास्को डी गामा थे, पोर्तुगीज थे, वो पोर्तुगीज एक्सप्लोरर थे, उन्होंने क्या करा था, ये सी रूट को डिस्कवर किया था इंडिया के, इंडिया के जो सी रूट है कि कैसे इंडिया में जाते हैं, एक समुद्री रास्ते के थ्रू हम इंडिया में जा सकते हैं, तो किसने पता लगाया था, ये पता लगाया था वास्को डी गामा ने। By the early 17th century, the Dutch too were exploring the possibilities of trade in Indian Ocean. Soon the French traders arrived on the scene. अब क्या था, अर्ली 17th सेंचुरी की बात की जाए तो अभी तक तो हम देख रहे पोर्तुगीज थे, बट साथ में अब यहाँ पे कौन आ गए, यहाँ पे डच भी आ गए। डच टू वर एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटीज ऑफ ट्रेड इन इंडियन ओशन, इंडियन ओशन में भाई वो भी ट्रेड की पॉसिबिलिटीज देख रहे थे। अभी कौन सीन में थे, ब्रिटिशर्स, उससे पहले कौन बेस बना के बैठे थे, पोर्तुगीज। फिर हमने देखा डच भी सीन में आ गए, डच के साथ साथ बाद में कौन सीन में आ गए, फ्रेंच ट्रेडर भी सीन में आ गए, तो मतलब चार लोग आ गए, पहले ब्रिटिशर्स, उसके बाद पोर्तुगीज तो थे ही, फिर डच भी आ गए, फ्रेंच, मतलब कंपटीशन बढ़ गया। उन्होंने खुद की कंट्री वालों से तो कंपटीशन खत्म कर दिया, बट अदर कंट्री से तो नहीं कर सकते ना, तो अदर कंट्रीज वाले तो ये बैठे हैं आके। The problem was that all the companies were interested in buying the same things. प्रॉब्लम ये थी कि जो सारी कंपनी वाले थे उनका इंटरेस्ट एक ही चीज़ खरीदने में था, मतलब एक ही प्रोडक्ट के पीछे पड़े हुए थे। आप सोचिए, अलग अलग प्रोडक्ट हो तो चलो कंपटीशन भी अलग अलग हो, बट एक ही प्रोडक्ट लेके अपने कंट्री में जाएंगे, फिर वहाँ बेचेंगे, तो कंपटीशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, फिर यहाँ खरीदने का भी कंपटीशन। तो इसके कारण क्या था, द प्रॉब्लम वॉज दैट ऑल कंपनीज वर इंटरेस्टेड इन बाइंग द सेम थिंग। सारी कंपनी को जो इंटरेस्ट था एक ही चीज़ खरीदने में था, वो एक चीज़ क्या थी, The fine qualities of cotton and silk produced in India had a big market in Europe. भाई जो फाइन क्वालिटी के क्या, कॉटन सिल्क, जो अच्छी क्वालिटी के जो कॉटन सिल्क मिलते थे, उनका एक अच्छा खासा मार्केट था यूरोप में। क्यों, क्योंकि डिमांड थी। अब डिमांड थी इसकी कॉटन सिल्क की, तो प्रॉब्लम ये थी कि सब इसी के पीछे पड़े थे ना, सब हाथ धो के पड़ रहे थे इन्हीं प्रोडक्ट्स के पीछे, चाहे वो जो डच हो, हमारे फ्रेंच हो, पोर्तुगीज हो या ब्रिटिशर हो, सबको यही चाहिए, सबको कॉटन सिल्क चाहिए, क्योंकि यूरोप में डिमांड है। फिर साथ में और किसकी डिमांड थी, और हमने देखी पेपर, क्लोव, कार्डेमम एंड सिनेमन टू वर इन द ग्रेट डिमांड। मतलब सिनेमन मतलब ये सारी स्पाइसेस, बेसिकली जो स्पाइसेस हैं इनकी भी अच्छी खासी क्या थी, डिमांड थी। इसकी ना क्या बोलेंगे हम, इन्हें मसाले बोलेंगे। तो इंडिया के मसालों की, इंडिया की कॉटन एंड सिल्क, इनकी क्वालिटी की बहुत ज़्यादा डिमांड थी यूरोपियन मार्केट में, और ये सब इन्हीं के पीछे हाथ धो के पड़े थे। तो इसके कारण कंपटीशन बड़ा ही खतरनाक और तेज़ हो रखा था। आप खुद ही सोचिए उस टाइम पे, मतलब चार कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज का कंपटीशन होना, और कंपटीशन के साथ साथ एक ही प्रोडक्ट से सेम प्रोडक्ट सबको चाहिए और सेम जगह जाके वो यूरोपियन वहाँ पे बेचना है, तो भाई कॉम्पिटिशन तो रहता है। आया समझ में कि कैसे भाई कॉम्पिटिशन था।
Competition amongst the European companies inevitably pushed up the prices at which these goods could be purchased and this reduced the profits that could be earned. अब इसके बाद प्रॉब्लम क्या हुई कि जो कंपटीशन है प्राइस बढ़ गया. कंपटीशन के कारण अगर पता चलता है ना कि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड है, अगर मुझे पता चल रहा है कि यार मेरे प्रोडक्ट की डिमांड तो 4 कंपनियां कर रही हैं, एक नहीं दो नहीं 4 कंपनियां मेरे प्रोडक्ट के पीछे पड़ी है, उनको मेरा ही प्रोडक्ट चाहिए, तो क्यों ना मैं प्राइस बढ़ा दूं. तो अगर मैं 20 रुपये बेच रही हूँ तो मैं 50 कर दिया, फिर और कंपटीशन मैंने 100 कर दिया. तो इसके कारण क्या हो रहा है कि मेरा तो फायदा हो रहा है, बट यहाँ पे इन लोगों का प्रॉफिट रुक रहा था. क्या हो रहा था यहाँ पे? प्रॉफिट रुक रहा था. क्यों? क्योंकि कंपटीशन के कारण प्राइस ज़्यादा था और इनको कैसे भी हालत में खरीदना था. अब खरीद रहे थे और वहाँ जाके ज़्यादा दाम में बेच रहे थे, मतलब यहाँ का 100 में खरीद भी लिया मान के, तो वहाँ पे 120 150 में बेच दिया. तो चाहते तो और ज़्यादा, वो चाहते तो अगर 20 में खरीदते डायरेक्ट 150 में बेचते तो बड़ा फायदा होता, तो वो नहीं हो पा रहा था. तो प्रॉफिट क्या हो गया था? कम हो गया था. ठीक है. गुड्स कुड बी परचेज एंड दिस रिड्यूस द प्रॉफिट्स दैट कुड बी अर्न. मतलब इससे क्या हुआ? प्रॉफिट कम हो गया जो कमाया जा सकता था. मतलब क्या हुआ कि भाई इनका जो कंपटीशन था, तो इनके कंपटीशन के कारण किनका? जो यूरोपियन कंपनीज थी, तो यूरोपियन कंपनीज के कंपटीशन के कारण जो प्राइस थी, प्राइस बढ़ गई है ना. प्राइस क्या हुई? बढ़ गई. अब गुड्स की प्राइस बढ़ गई तो इनका प्रॉफिट क्या हो गया? कम हो गया. क्यों? क्योंकि इन्हें ज़्यादा प्राइस में खरीदना पड़ता, वहाँ बेचते तो इतना ज़्यादा प्रॉफिट ये लोग अर्न नहीं कर पा रहे थे. The only way the trading companies could flourish was by eliminating rival competitors. अब भाई उनका तो मेन मकसद ही है क्या? उनका जो मेन मोटिव है वो प्रॉफिट अर्निंग. अब ये प्रॉफिट अर्निंग या फायदा कब हो सकता है? जब वो राइवल यानी जो दुश्मन कंपनीज हैं उनको एलिमिनेट करे, जो उनकी राइवल कॉम्पिटिटर्स हैं उनको एलिमिनेट करे, तब जाके फ्लोरिश, अच्छे संपन्न बन पाएंगे, तभी जाके अच्छी कमाई पाएंगे, अच्छा जो प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे. क्योंकि जब ये अगर अपने राइवल कॉम्पिटिटर्स को, जो मतलब दुश्मन कॉम्पिटिटर्स हैं, इनको हटा देंगे, एलिमिनेट कर देंगे. The urge to secure markets therefore led to fierce battle between the trading companies. अब ये जो मार्केट में अपनी पोजीशन सिक्योर करना कि ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी को रहना है, या फ्रेंच वाले चाह रहे हैं हमें रहना है, या डच वाले चाह रहे हैं हमें रहना है, या जो हम कह लीजिए डच के साथ साथ और कौन सी थी, पोर्तुगीज चाह रहे हैं हमें रहना है. तो इनके कारण क्या हुआ था? बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो रहा था. तो द अर्ज टू मतलब मार्केट में खुद की जो है पोजीशन सिक्योर रखने के लिए, तो ट्रेडिंग कंपनीज के बीच में बहुत बैटल हो रहा था, बहुत लड़ाई हो रही थी. मतलब कि नहीं तू नहीं मैं मेरा रहेगा, ये वो करके इनके बीच में बहुत ज़्यादा बैटल हो रहा था. बहुत ज़्यादा, क्योंकि मार्केट में अपनी प्लेस सिक्योर करना चाह रहे थे. अदरवाइज यहाँ दाम पे दाम बढ़ते जा रहे हैं, इनका प्रॉफिट रुकता जा रहा है. जीत कैसे मिलेगी भाई? फ़ायदा कैसे मिलेगा? जब एलिमिनेट करो एक हाथ को, मार्केट में अपनी पोजीशन सिक्योर करो. तो ऐसा भाई उस टाइम पे कंपटीशन चल रहा था. तो बेसिकली फोकस हम देख रहे हैं जो ज़्यादातर चल रहा है इनका ट्रेड पे चल रहा है. अभी बस फोकस जो है ट्रेड पे, आपस में लड़ाई में इनका ट्रेड में फोकस चल रहा है. आया समझ में? आगे बढ़े. चल. Through the 17th and 18th centuries, they regularly sank each other's ship. अब क्या होता था कि 17 और 18 सेंचुरी में ये चीज़ें देखने को बहुत मिली. क्या चीज़ें देखने को मिली? एक दूसरे के क्या कर देते थे? नाव को डुबा दिया. ठीक है, ब्लॉक कर दिया रास्ता, राइवल शिप को हटा दिया, मतलब नेविगेट कर दिया, उनको सप्लाई जो गुड है उनको रोक लिया, है ना. ट्रेड जो होता है आर्म्स वगैरह ट्रेडिंग पोर्ट से, वहाँ को मतलब प्रोटेक्ट करना पड़ा, फोर्टिफिकेशन करना शुरू कर दिया. मतलब उनको समझ में आ गया कि अरे यार हमारी नाव जाती है तो हमारे क्या है जो है नाव डुबोने लग गए गलत तरीक़ों से ना. और साथ में क्या करने लग गए, जो है चोरी वगैरह होने लग गए ना, सामान खराब करने लगे, रास्ता वगैरह ब्लॉक होने लग गया. एंड प्रिवेंटेड राइवल शिप फ्रॉम मूविंग विद सप्लाईज ऑफ गुड. मतलब अगर कोई शिप जा रही जिसमें गुड्स रखा है तो भाई जो उतार लेना, चोरी कर लेना, जो भी, मतलब उनको रोक देना जिस भी तरीके से. बेसिकली बस रोकना, शिप डुबो देना, रोक देना कि ना उधर जा पाए ना इधर, जो भी है ऐसा कुछ हो ही नहीं पाए. तो इस तरीके से ये चीज़ें 17-18 सेंचुरी में चीज़ें बहुत ज़्यादा चली. ट्रेड वॉज कैरिड ऑन विद आर्म्स एंड ट्रेडिंग पोस्ट वर प्रोटेक्टेड थ्रू फोर्टिफिकेशन. अब जो ट्रेड होता था किसके थ्रू? भाई हाथों में, आर्म्स में जा रहे हैं मतलब हाथ, ट्रेडिंग पोस्ट के थ्रू जो भी ट्रेड हो रहा है तो उनको भी ऐसा करके बंद करके, मतलब उनको कवर कर दिया गया कि उनमें अटैक ना हो जाए. दिस एफर्ट टू फोर्टिफाई सेटलमेंट्स एंड कैरी ऑन प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑल्सो लेड टू इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट विद लोकल रूलर्स. अब क्या होने लग गया कि जब मुझे लग रहा है कि मेरा यहाँ पे सामान है तो मैं उनको क्या करूँ, एरिया ज़्यादा से ज़्यादा कवर करूँ, नहीं तो दूसरी कंपनीज लूट लेगी, अटैक कर देगी, तो मेरा क्या होगा. तो इस चक्कर में लोग अपना एरिया क्या करने लगे, संभालने लगे, बनाने लगे, एरिया कवर करने लगे ज़्यादा से ज़्यादा कि कोई अटैक ना कर पाए. अभी तो छोटा सा रूम है, इसको बड़ा कर लूँ और बड़ा बना लूँ और ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर लूँ और कहीं अंदर अपना सामान रखूँ तो एकदम से अटैक नहीं होगा, है ना. मैं कवर करके रखूँगा, मतलब दिक्कत नहीं होगी. अब ये एक चक्कर में, ये प्रॉब्लम में क्या हुआ
ये लोग तो आए थे छोटा सा लैंड स्मॉल ट्रेड के लिए। अब अगर आपको स्मॉल लैंड मिला है, अब आप चाह रहे हो इसको बढ़ाना, अपना एरिया कवर करना, डर के कारण, कंपटीशन के कारण कि अटैक ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, तो लोकल ट्रेडर्स को दिक्कत होने लगी। तो क्या हो गया भाई, जो एफर्ट्स थे, दिस एफर्ट्स फॉर टू फोर्टिफाई सेटलमेंट एंड कैरी ऑन प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑल्सो लेड टू इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट विद लोकल रूलर्स। लोकल रूलर्स के साथ एक इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट इनका होने लग गया। The company therefore found it difficult to separate trade from politics। अब कंपनी को लगने लग गया कि हम क्या करें भाई, अगर हम ऐसे ही रखेंगे ना तो हमें ट्रेड को मतलब पॉलिटिक्स को मिक्स करना पड़ेगा, मतलब हमें कुछ ना कुछ तो चालाकी करनी पड़ेगी, नहीं तो काम नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि हम जब अपना एरिया बढ़ा रहे हैं तो जो लोकल रूलर्स है उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें भाई पॉलिटिक्स को भी मिक्स करना पड़ेगा। तो लेट अस सी हाउ दिस हैपन। तो हम क्या करते हैं, ये सारी देखेंगे चीज़ें कि ये कैसे हुआ। तो बेसिकली क्या हुआ, कंपटीशन है फ्रेंच से, डच से, कंपटीशन के कारण अपना एरिया क्या करने लगे, संभालने लगे, मतलब छुपा छुपा के रखने लगे अपने सामान को, तो अपने एरिया को फोर्टिफाई करने लगे, किला बंद करने लगे कि कहीं से कोई अटैक ना हो। अब इसके कारण जब आप अपनी मर्जी से अपनी चीज़ें कर रहे हो, गन्स वगैरह रख रहे हो, प्रोटेक्ट कर रहे हो, है ना, एरिया बढ़ा रहे हो, तो लोकल रूलर्स को तो दिक्कत होगी कि आप किस बेसिस पे ऐसा कर रहे हो, किससे पूछ के ऐसा कर रहे हो। तो इस चीज़ से कंपनी को समझ में आया कि हम क्या कर सकते, ट्रेड को पॉलिटिक्स से अलग नहीं रख सकते, हमें पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो हमें इंटरफेरेंस करना पड़ेगा, चालाकी दिखानी पड़ेगी, तब जाके हमारा काम होगा। नहीं तो सिर्फ ट्रेडिंग के चक्कर में रहेंगे ना तो हम फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, प्रॉफिट नहीं अर्न कर पाएंगे। तो इसीलिए भाई इनको पॉलिटिक्स में जाना पड़ा मजबूरी में, है ना, उनकी मजबूरी समझ लीजिए, प्रॉफिट अर्न करना था, वरना पहले तो उनका टेरिटरी का पर्पस नहीं था ना कि हमें ब्रिटिश राज अपनाना है, ऐसा तो नहीं था। ठीक है, देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेंस ट्रेड इन बंगाल। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करा, अपना ट्रेड जो है स्टार्ट करा बंगाल में। क्योंकि हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं, हमारा टॉपिक जो है ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे ईस्ट है ये हम पढ़ रहे हैं। द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वॉज सेटअप ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली। जो पहली ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो सेटअप हुई थी 1651 में, कहाँ, कौन सी रिवर के पास, रिवर हुगली के पास। कौन सी रिवर के पास, रिवर हुगली के पास फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री सेटअप हुई थी, किनारों पे, कौन से, हुगली रिवर के किनारों पे 1651 में। ठीक है, This was the base from which the company's traders known at that time as factors operated। अब ये जो एक बेस था, यहाँ पे जो कंपनी का जो बेस उन्होंने बनाया था, मतलब यहाँ पे उनकी जो फैक्ट्री सेटअप हुई थी उनका बेस था। हम बोलते ना कि यहाँ से शुरुआत हुई तो शुरुआत यहाँ से करो, बेस यहाँ से, फिर इसके ऊपर घर बनाएंगे, बेस यहाँ पे, फिर इसके ऊपर से पूल बनाएंगे, जो भी चीज़ें। तो दिस वॉज द बेस फ्रॉम विच द कंपनीज ट्रेडर्स, जो कंपनी के ट्रेडर्स है, नोन एट दैट टाइम एज फैक्टर्स ऑपरेटेड, मतलब यहाँ से जो है चीज़ें ऑपरेटिव फैक्ट्री जो है ऑपरेट की जाती थी। ठीक है, द फैक्ट्री हैड अ वेयर हाउस वेयर गुड्स फॉर एक्सपोर्ट वर स्टोर्ड एंड इट हैड ऑफिसेज वेयर कंपनी ऑफिशियल सेट। अब क्या था, फैक्ट्री में क्या था, वेयर हाउसेस थे जहाँ पे संभाल के रखते थे ना कि कोई अटैक ना कर ले, तो ऐसा गोदाम जैसा बनाते थे जहाँ पे सामान पड़ रहा था, बड़े बड़े से गोदाम होते। तो क्या थे, जो फैक्ट्री थी उनके वेयर हाउसेस थे जहाँ पे गुड्स को रखा जाता था और गुड्स को वहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता था, बाहर भेजा जाता हुआ, क्योंकि बाहर भेजने के लिए तो खरीद के रखते थे कि यहाँ पे सस्ते दामों में खरीदेंगे, जमा करेंगे और इकट्ठा फिर बाहर एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, एक्सपोर्ट वाला सामान जो करना है उनको स्टोर करके रखते थे। एंड इट हैड ऑफिसेज वेयर कंपनी ऑफिशियल सेट, और इनके जो ऑफिसेज थे जहाँ पे कंपनी के ऑफिशियल्स बैठते थे। क्यों? क्योंकि इनका मेन ऑफिस जो था वो यहाँ था, है ना, क्योंकि पहली फैक्ट्री यहाँ सेटअप हुई थी, यहाँ पे इनका वेयर हाउस था, सामान यहाँ जमा रहता था जो ये लोग एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, वो सामान रहता था, और क्या था, यहाँ पे जो कंपनी ऑफिशियल से बैठते थे, मतलब सारा देख रेख करते थे, सुपरवाइज करते थे। आया समझ में? आगे बढ़े, चलो। As trade expanded, the company persuaded merchants and traders to come and settle near the factory। अब जैसे जैसे ट्रेड एक्सपांड हुआ, ट्रेड जैसे जैसे बढ़ा, अब ट्रेड बढ़ेगा तो भाई लोगों को, अपनी कंपनी को भी अपनी चीज़ें एक्सपांड करनी पड़ेगी, है ना, अपना ट्रेडर्स को अपना सेटलमेंट नियर द फैक्ट्री बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपका जो है एक्सपांड हो रहा है ट्रेड, तो आप क्या चाहोगे, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा, उसका ध्यान रखो। By 1696 it began building a fort around the settlement। अब क्या शुरू करा उन्होंने, जहाँ फैक्ट्री सेट है, जो सेटल है, उनके आसपास ये लोग किले बनाने लग गए। कब? 1696 से शुरू कर दिया इन्होंने सेटलमेंट के आसपास फोर्ट बनाना। 2 years later it bribed Mughal officials into giving the company जमींदारी rights over 3 villages। अब क्या हुआ, जब इन्हें लगा कि भाई ट्रेड बढ़ रहा है, ट्रेड के आसपास हमें सेटल होना है, अब जब हमें सेटल होना है तो हमें फोर्टिफिकेशन करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपना एरिया भी एक्सपांड करना है ना, किला जैसा बनाना पड़ेगा प्रॉपर कि हमें खुद सेटल हो रहे हैं। पहले तो छोटे पैमाने में पता तो काम चल जाता था, अब जब ट्रेड बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़िया तरीके से हो रहा है, तो सब कुछ ज़्यादा चाहिए। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा, 2 साल बाद जो मुगल ऑफिशियल है उनको क्या करा भाई, रिश्वत खिला दी, है ना, मुगल ऑफिशियल है उनको रिश्वत खिलाई कि कंपनी को ज़मींदारी दे दो 3 विलेजेस की, मतलब ज़मींदारी हमें दे दो, तो हम क्या करेंगे,
रेवेन्यू वगैरह अर्न करने का काम हम करेंगे, आप तो हमें ज़मींदारी दे दो 3 विलेजेस की। तो एरिया हथियार है बेसिकली, ताकि वहाँ से अर्न हम करें। तो किसको जो रिश्वत खिला दी, ब्राइब, मतलब ब्राइब का मतलब होता है रिश्वत, है ना, पैसे खिला दिए, पैसे लेके खरीदना है ना कि आप हमारा काम कर दीजिए। तो ऐसे मुगल के जो ऑफिशियल हैं, जो काम करते होंगे वहाँ पे अच्छी पोस्ट में होंगे, तो उनको बोल दिया कि आप हमें अलाउ कर दीजिए इस तरीके से। One of these was Calcutta, which later grew into the city of Calcutta or Kolkata as it is known today. उनमें से एक सिटी कौन सी हम कहेंगे, जो कैलिकटा थी, जो इन्होंने ली, उसके बाद जो बड़ी आगे जो बनी सिटी ऑफ कैलकाटा, जिसे आज हम कोलकाता बोलते हैं। मतलब जो 3 विलेजेस उनने मांगे, उनमें से एक हम बात करें, वो कौन सी थी, कोलकाता थी। It also persuaded the Mughal Emperor Aurangzeb to issue a फरमान granting the company the right to trade duty free. अब धीरे धीरे वो क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे सब अपने अकॉर्डिंग करवा रहे हैं। पहले तो 3 विलेजेस खरीद लिए, ठीक है, मांग लिए ऑफिशियल जो है उनको रिश्वत देके। अब ये एम्परर से क्या कह रहे हैं कि आप क्या करिए, हमें जो ट्रेड फ्री, हम जो ट्रेड कर रहे हैं उसको फ्री कर दीजिए, मतलब हमें पे नहीं करना उसके बदले, ठीक है। इट ऑल्सो परसुएडेड द मुगल एम्परर औरंगजेब, उस टाइम पर जो एम्परर कौन थे, औरंगजेब थे, कि आप फरमान इशू करें, एक रॉयल जो है ऑर्डर आप इशू करें, शाही जो है वो निकालें आप ऑर्डर। उससे क्या हो, कंपनी को ग्रांट करिए, आप करिए परमिशन कि कंपनी क्या करे, बिल्कुल फ्री ट्रेड करे, उनको कुछ पे ना करना पड़े। द कंपनी ट्राइड कंटिन्यूसली टू प्रेस फॉर मोर कंसेशंस एंड मैनिपुलेट एग्जिस्टिंग प्रिविलेजेस। अब क्या हुआ, जो कंपनी ने, उन्होंने कंटिन्यूसली ट्राई करा, लगे हुए थे कि भाई हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले, कंसेशन मिले, और मतलब जो थे उनको मैनिपुलेट कर रहे हैं, बातों में लाके, कुछ भी बातों में फंसा के कि भाई आप हमें ट्रेड फ्री, हम क्या करें, ट्रेड कर पाएँ, हमें ड्यूटी फ्री ट्रेड कर पाएँ, बेसिकली पे ना करना पड़े, ऐसा कुछ है ना। तो जो भी बातों में उन्होंने चालाकी की होगी, टैक्टिक्स अपनाई होगी, प्लानिंग प्लॉटिंग की होगी, बस ज़्यादा से ज़्यादा कंसेशन हटियाना, मतलब कुछ पे ना करना पड़े और फ्री में हम अपना रूल करते रहें, ठीक है। तो उन्होंने किनसे बोला, भाई औरंगजेब थे, उनसे इशू करवा दिया फरमान। फरमान क्या होता है, फरमान होता है हमारा एक रॉयल ऑर्डर, रॉयल एडिक्ट। क्या है हमारा फरमान, एक है रॉयल एडिक्ट, जिसे हम बोलते हैं एक रॉयल ऑर्डर, मतलब बोलते हैं ना शाही फरमान, जैसे होता है शाही, जो राजा महाराजा करते हैं, तो ऐसा शाही फरमान इन्होंने करवाया। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, पहले तो कंपटीशन खत्म करा अपनी कंट्री में, देन जो आए उनसे आगे बढ़े, उनके बाद चाह रहे हैं कि जब हमें हमारा वेयर हाउस है तो उसको हमें क्या करना है, उसको प्रोटेक्ट करना है, तो भाई एरिया बढ़ाने लगे। अब उन्हें लगा जब हमारा एक्सपांड हो रहा है ट्रेड, तो हमें क्या करना चाहिए, यहीं सेटल हो जाना चाहिए। सेटलमेंट के साथ साथ भाई हमें किला बनवा देना चाहिए, किलाबंदी कर देनी चाहिए। उसके लिए क्या करा, इन्होंने परमिशन ली। परमिशन में अब क्या चाह रहे हैं कि हमें ड्यूटी फ्री ट्रेड भी चाहिए, है ना। साथ में ऑफिशियल को पैसे देके क्या करा, 3 गांव खरीद लिए, जिसमें हमने कालीकता का पढ़ा। फिर क्या करा, ट्रेड फ्री ड्यूटी, मतलब ऐसा हो कि ड्यूटी ना देनी पड़े, पैसे ना देने पड़े, टैक्स वगैरह जो लगता है उसको बोलते हैं ड्यूटी, ठीक है। फरमान जारी करवा दिया, और भी कंसेशन के लिए लालच में ये लोग लगे रहे। आया समझ में। और ये बताओ, लाइक करा कि नहीं करा, अभी तक लाइक करा कि नहीं करा, कहीं आप लोग लाइक करना तो नहीं भूल गए, कर दिया ना लाइक। बढ़े आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चल। ओके, Aurangzeb's Farman, for instance, had granted only the company the right to trade duty free, but the officials of the company who were carrying on private trade on the side were expected to pay duty. अब जो औरंगजेब का फरमान था वो क्या था, उनका जो फरमान था, इन्होंने फरमान तो जारी करवा दी कि भाई आप फरमान जारी कर दीजिए, शाही ऑर्डर क्या कर दीजिए, दे दीजिए कि हम हमारे हिसाब से चीजें करें, थोड़ा कंसेशन, थोड़ा सा हमें छूट दे दीजिए, ठीक है भाई, दे रहे थे। इन्होंने जैसे क्या करा, जो हमारे औरंगजेब जी थे, उन्होंने ये करा, ड्यूटी फ्री तो उन्होंने ग्रांट कर दिया कंपनी को कि ठीक है, आप जो ट्रेड कर रहे हैं, जो आप व्यापार कर रहे हैं, ड्यूटी फ्री करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कुछ पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। बट जो ऑफिशियल्स थे कंपनी के, जैसे क्या होता है कि अगर मैं कंपनी चला रही हूँ, मेरी कंपनी है बेसिकली, तो मेरी कंपनी को तो कुछ पे नहीं करना पड़ रहा, अगर पर्सनली मेरा कोई एम्प्लॉय है अपनी तरफ से ट्रेड कर रहा है, तो हाँ उसको ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। तो यही बात यहाँ आ जाती है कि ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी हु वर केयरिंग ऑन प्राइवेट ट्रेड, जिनका खुद का प्राइवेट, जैसे होता है ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, आपने देखे, तो जो हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स होते हैं वो गवर्नमेंट डॉक्टर्स होते हैं, बट प्राइवेट भी अपना क्लिनिक चलाते हैं, देते नहीं है कई बार कार्ड आपको कि ये मेरा क्लिनिक है, यहाँ पे आप चाहे तो वहां आ सकते, प्राइवेटली एक्स्ट्रा अर्न करने के लिए अपने अकॉर्डिंग, भाई दवाइयों के प्राइस सेट करेंगे, अपने अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। तो प्राइवेट ट्रेड कर तो सकते थे आप, बट क्या था कि आपको ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, मतलब आपकी कंपनी को छूट है, आपकी कंपनी को हमने मौका दिया है कि छूट दी है कि आप क्या करिए, ड्यूटी फ्री आप ट्रेड करिए। बट अगर आप कंपनी के एम्प्लॉय हैं, आप अपना प्राइवेटली आप कुछ ट्रेड करें, तो भाई नहीं, हम उसमें आपको इंक्लूड नहीं करेंगे, वो तो आपका पर्सनल है ना। आप सबको पर्सनल अगर छूट देने लगे, ड्यूटी फ्री देने लग गए, तो सब फिर मस्त मजे,
नहीं ना, हमें भी तो कहीं से अर्न करना है, तो कंपनी को छूट थी, जो प्राइवेटली अपनी तरफ से करा था एम्प्लॉय उसको छूट नहीं थी। This they refused to pay, causing an enormous loss of revenue for Bengal. अब क्या था, ढीठ तो है ही सबके सब एक जैसे, एक ही थाली के बोलते ना, एक एग्जाम्पल है चट्टे बट्टे टाइप के कि एक ही जैसे हैं, ठीक है। अब क्या है कि वो लोग जो भाई उनको बोला है कि आप ड्यूटी पे कीजिए, तो वो लोग क्या कर रहे हैं भाई, ड्यूटी पे करने को रिफ्यूज कर रहे हैं, ड्यूटी पे नहीं कर रहे। अब जब आप पे ट्रेड ड्यूटी लगाई है, आप बढ़िया से ट्रेड कर रहे हो और ड्यूटी पे नहीं कर रहे हो, तो जो बंगाल था इसका बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। मतलब जो बंगाल का रेवेन्यू है, जो कमाई होती, इनकम होती, उसका बहुत ज्यादा लॉस हो रहा था। क्यों? क्योंकि मैंने बोला ना कि लोग ढीठ लोग हैं, दे ही नहीं रहे थे, पे ही नहीं कर रहे थे। अब क्या करते? हाउ कुड द नवाब ऑफ बंगाल मुर्शिद कुली खान नॉट प्रोटेस्ट? अब जो बंगाल के नवाब थे, कौन थे? मुर्शिद कुली खान। प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते? मेरा एरिया है भाई, मैं इस एरिया की नवाब हूं, मैंने बोला है आपको, ऑर्डर्स दिए कि ठीक है आप ड्यूटी फ्री ट्रेड कीजिए, बट आपके एम्प्लॉय जो प्राइवेटली ट्रेड कर रहे हैं उनको तो ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, बट भाई दे आर रिफ्यूजिंग, वो मना कर रहे हैं। अब जब मना कर रहे हैं तो गुस्सा तो आना बनता ही है ना, गुस्सा आएगा ना, कोई खुशी तो होगी नहीं कि नहीं यार ठीक है मजा आ रहा है, नहीं, गुस्सा आएगा। क्यों? क्योंकि रेवेन्यू लॉस हो रहा है ना, जो इनकम होती, बंगाल की इनकम होती, जो उनकी इनकम आती उस ट्रेड से, वो रुक रही है। अब पैसा ऐसी चीज है कि कहीं से आने में रुकता है तो बड़ा गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। ऊपर से अगर बेईमानी का हो तो इतना भी नहीं है, बट अगर ईमानदारी का है कि आपसे मांगा है कि ऑनेस्टली आप दीजिए, पे करिए, आप नहीं पे कर रहे हैं, तो भाई गुस्सा आना तो बनता है। तो जो मुर्शिद कुली खान थे, बंगाल के जो नवाब थे, ऑब्वियसली उन्हें गुस्सा आता। सही बात है कि नहीं है? सही बात है ना। अब जैसे ये देखिए, ये एक लोकल बोट है जिस पेंटिंग बनाई गई है, किसने बनाई है? विलियम सिम्पसन ने पेंटिंग बनाई है 1867 में। क्या दिखा रहा है ये दिखा रहा है कि लोकल बोट है जो लेकर आ रही है शिप से, बोट से जो लेकर आ रही है, क्या लोकल बोट शिप से सामान लेकर उतार रही है, मतलब बड़ी बड़ी शिप से सामान आया है और लोकल बोट सामान कैरी करके लेके जा रही है, उतार रही है। कहाँ पे? मद्रास में। कहाँ की पेंटिंग है ये? मद्रास की। आया समझ में? जस्ट वहां आपको पेंटिंग में दिख रहा है कि देखो कैसे किस तरीके से चीजें होती थी। आया समझ में? आगे बढ़े। क्या देख रहे हैं हम भाई? फरमान जारी करवा दिया है, ड्यूटी फ्री आप ट्रेड करना चाहते हैं, बट पर्सनली जो प्राइवेटली कर रहे हैं उनको सख्त मनाही है, बट वो लोग भी रिफ्यूज कर रहे हैं पे करने से। तो भाई जो बंगाल के नवाब हैं, नाराज कैसे ना हो, बिल्कुल नाराज होंगे। आगे बढ़े। चल, हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स। अब जब ट्रेड चल रहा है, सिंपल ट्रेडिंग के लिए आपने भाई लैंड मांगा है, आप टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, ड्यूटी पे नहीं कर रहे हैं, तो यही चीज, यही ट्रेडिंग की चीज कैसे जो है बैटल में बदली, वॉर, जो लड़ाई में बदली, इन चीजों को हम यहाँ समझेंगे। Through the early 18th century, the conflict between the company and the Nawabs of Bengal intensified. अब क्या हो गया? धीरे 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 बात बढ़ रही है। शुरू में तो इंसान थोड़ा लाइटली ले लेता है कि चलो थोड़ा वार्निंग देके मान जाएंगे, बट वो नहीं मान रहे हैं। तो थ्रू द अर्ली 18th century, the conflict between the company and the Nawabs of Bengal intensified. अब क्या हुआ? 18th century की बात करें तो क्या थी? जो फाइट थी, मतलब जो एक कॉन्फ्लिक्ट था, जो थोड़ा बहुत तू में टाइप की चल रही थी, ताना तनी, बातों में एक थोड़े एक दूसरे को कुछ बोलना, वो नहीं सुन रहे हैं, फिर उनको कुछ ऑर्डर जारी करना, तो ये सारी चीजें होती रही। तो धीरे धीरे मामला क्या होता गया? गर्म होता गया, बढ़ता गया मामला। बेसिकली बोलते हैं ना कि अभी तो बात छोटी है, फिर धीरे धीरे बात बढ़ रही है, यानी अब गुस्सा आ रहा है, अब मामला बहुत ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। After the death of Aurangzeb, the Bengal Nawabs asserted their power and autonomy as other regional powers were doing at that time. अब क्या हुआ? जब औरंगजेब की डेथ हो गई थी। क्यों? औरंगजेब कौन थे? औरंगजेब कौन थे? पहले तो मुझे कमेंट में अभी के अभी आप लोग ये बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, स्टार्टिंग में चैप्टर के इनका नाम आया था। कौन है औरंगजेब? मुगल एम्परर थे कि नहीं? और कैसे थे? पावरफुल एम्परर थे, लास्ट पावरफुल एम्परर थे, याद है कि नहीं? लास्ट पावरफुल एम्परर थे कि नहीं मुगल सल्तनत के? थे ना। किसकी बात कर रहे हैं हम?
हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं औरंगजेब की। अब जब जो लास्ट पावरफुल मुगल एम्परर है, ऐसा नहीं कि उसके बाद कोई मुगल एम्परर आए नहीं, बिल्कुल आए, बट वो बात आ जाती ना कि पावरफुल, दमदार टाइप का, तो दमदार भाई औरंगजेब थे, जिनकी डेथ होने के बाद क्या हो गया कि जो बंगाल के नवाब हैं धीरे धीरे असर्टेड देयर पावर, मतलब अपनी पावर दिखाने लग जाते हैं। होता है ना, जैसे टीचर क्लास से चली जाती है तो जो बच्चे भी डर के बैठे रहते हैं वो भी हीरो बनने लग जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह सीट से उठ के जाएंगे, बातें करने लगेंगे, मस्ती करने लगेंगे। तो ऐसे ही जब क्या होता है, जब औरंगजेब की डेथ हो गई तो जो बंगाल के नवाब है वो अपनी ताकत दिखाने लग गए थे, मतलब एक इंडिपेंडेंसी कि अब हम आजाद हैं, हमें किसी के अंडर किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है, हम अपने अकॉर्डिंग मनमानी रूल्स बनाएंगे, जो हमारे जो है सिटी स्टेट के लिए हमें सही लगेगा उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। अब हमें किसी के लिए जवाबदेही, मतलब किसी को हमें आंसरेबल रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। The Bengal Nawab asserted their power and autonomy। भाई ऑटोनॉमी, एक आजादी की, भाई हम अपने अकॉर्डिंग चीजें करेंगे, अब हमें किसी के अधीन, किसी के अंडर रहने की जरूरत नहीं है। As other regional powers were doing at that time, जैसे कि अदर रीजनल पावर भी यही कर रही थी। भाई अगर क्या होता है ना, मैंने बताया ना, टीचर क्लास से चली गई तो सब के सब अपना अपना अड्डा एरिया अपने फ्रेंड के साथ बैठ जाएंगे, बातें करने लगेंगे, ये मस्ती करने लगेंगे, उठ के इधर उधर क्लास से बाहर चले जाएंगे। तो ऐसे ही आप लोगों से रिलेट करके जो एग्जाम्पल है मैंने लिया है, तो जब औरंगजेब की डेथ हो गई तो जैसे बंगाल के नवाब कर रहे थे वैसे ही बाकी लोग भी कर ही रहे थे। भाई अपना अपना इंडिपेंडेंस किया, अरे अब तो कुछ रहा नहीं, कोई ऊपर हमारे रहा नहीं, इतना पावरफुल जो रूलर था वो है नहीं, तो अभी डर काहे का, हम अपने अकॉर्डिंग अपनी चीजें चलाएंगे, बाकी बाद में देखेंगे। आया समझ में? Murshid Quli Khan was followed by Alwardi Khan and then Sirajuddaulah as the Nawab of Bengal। मुर्शिद कुली खान के बाद कौन आए? अलवर्दी खान आए, जो कौन थे? बंगाल के नवाब की बात हो रही है। उनके बाद आए अलवर्दी खान, देन उनको किसने फॉलो करा? उनके बाद कौन है? सिराजुद्दौला आए। As the Nawab of Bengal, each one of them was a strong ruler। उनमें से जो तीनों की बात हो रही है, मुर्शिद कुली खान, अलवर्दी खान, सिराजुद्दौला, सभी काफी पावरफुल रूलर थे। मतलब ऐसा भी नहीं कि दब्बू टाइप के, डरपोक टाइप के, ऐसे नहीं थे, काफी पावरफुल थे, किसी से डरने वाले नहीं, निडर, थोड़े हिम्मत वाले। इसीलिए भी जो थे कि जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश कंपनी थी, काफी ज्यादा चिड़ी रहती थी इनके बीच में, चलती थी, क्योंकि वो चाहते थे मनमानी चीजों, बट ये जो रूलर्स हैं ये टिकने नहीं दे रहे थे, मतलब ये नहीं मान रहे थे। डरपोक होते तो शायद मान जाते, पपेट बन जाते उनके, बट वो डरपोक नहीं है, हिम्मत वाले थे, तो बातें बढ़ती 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 चली गई। कैसे क्या है वो तो अभी हम आगे समझेंगे। इतना आया समझ में? आगे बढ़े। और आप लोग ने लाइक करा कि नहीं करा ये बताओ? हम तो आगे बढ़ जाएंगे, आप लोगों ने लाइक करा कि नहीं करा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बढ़े आगे, चल आगे बढ़ते हैं। They refused to grant the company concessions, demanded large tributes for the company's right to trade, denied it and right to mint coins, and stopped it from extending its fortification। अब क्या क्या चीजें हुई? ये इतने ज्यादा पावरफुल रूलर थे कि किसी से डरते तो है नहीं। क्यों डरेंगे भाई, हम तो नवाब है ना हमारे एरिया के, चलो हम नहीं भी हो तो डरे भी। एक तो हम नवाब है, ऊपर से हम काफी ज्यादा हिम्मत वाले, ब्रेव है, निडर है, किसी से डरना नहीं है, तो हम अपने अकॉर्डिंग चीजें चलाएंगे ना। आप हमें रेवेन्यू पे नहीं कर रहे हो, ड्यूटी फ्री आपको जो बोला है, टैक्स हमने बोला है कि प्राइवेटली जो कर रहे हैं उनको पे करना पड़ेगा, आपके लिए फ्री नहीं करा है, बट नहीं कर रहे हैं। तो अब क्या हो गया? इसका असर सब पे दिखा कि दे रिफ्यूज टू ग्रांट द कंपनी कंसेशंस। जो भी कंसेशन मिल रहे थे ना, मना कर दिया, नहीं अब बहुत हो गया, अब नहीं। कंपनी डिमांडेड लार्ज ट्रिब्यूट्स फॉर द कंपनीज राइट टू ट्रेड। और क्या मांगने लग गए? लार्ज ट्रिब्यूट मांगने लगे कि आप अगर ट्रेड कर रहे हैं तो भाई दीजिए हमें ज्यादा से ज्यादा। आप ट्रेड कर रहे हैं ना, आपको ट्रेड करने की आजादी दी है ना हमने, अच्छे से इज्जत से दे रहे थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था, अब क्या करो, लार्ज हमें दो, मतलब ट्रिब्यूट हमें दो लार्ज। Denied it any right to mint coins। अगर आपके कॉइन्स आ रहे हैं तो उसको भी मना कर दिया, ठीक है। Denied it any right to mint coins, मतलब आपको कॉइन्स मिंट करने वो भी रोक दिया। And stopped it from extending its fortification। आप जो किला बढ़ा रहे हैं, किलाबंदी कर रहे हैं, जो किले को ऐसे वो करके रख रहे हैं, वो भी क्या कर दिया? वो भी बंद कर दिया। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि अब भाई उनको भी गुस्सा आ गई है, किनको? नवाब को भी गुस्सा आ गई, ऊपर से वो डरने वाली पार्टी नहीं है। क्या है भाई? डरने वाली
पार्टी नहीं है हमारे नवाब तो डरेंगे नहीं, तो उन्होंने भी फैसला सुना दिया कि अब क्या क्या करिए, आपको क्या करिए, कंसेशन नहीं मिलेगा, जो ड्यूटी फ्री आप जो आपको टैक्स वो जो आपको पे करना रहता है वो हमें ज़्यादा दीजिए, देन आपके कॉइन्स मिंट नहीं होंगे। दूसरा तीसरा जो लास्ट हम कहेंगे, फोर्टिफिकेशन बंद कर दिया, अब किलाबंदी आप नहीं कर सकते। गुस्सा आ गई, उन्होंने भी अपना दिखा दिया रौद्र रूप, गुस्से वाले रूप कि अब बस बहुत हो गया, ये सब मना ही है, जो सब चल रहा था अब बंद। Accusing the company of deceit, they claimed that the company was depriving the Bengal government of huge amounts of revenue and undermining the authority of the Nawab. वो क्या इल्जाम लगा रहे हैं कंपनी पे, भाई वो क्या चालाकी कर रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं, चालबाजी कर रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं, कंपनी ऑफ डिसीट। They claim that the company was depriving the Bengal government of huge amounts of revenue. अब जो बंगाल की इतनी अच्छी खासी रेवेन्यू हो सकती थी, जहाँ पे कंपनी सेटअप करके बैठी है अपना फैक्ट्री वेयर हाउस काम चला रही है वहाँ से, तो अगर अच्छे से पे करे तो काफ़ी अच्छा रेवेन्यू बंगाल अर्न कर सकता था, अच्छा खासा ट्रेड एक्सपांड हो रहा था कि नहीं हो रहा था। हमने देखा था ना कि मोनोपोली जैसी थोड़ी सी हो रही थी, ट्रेड अच्छा एक्सपांड हो रहा था। तो अगर आप ईमानदारी से ऑनेस्टली पे करते जो है बंगाल के नवाब को, वहाँ पे अपनी ड्यूटी पे करते, तो अच्छी खासी इनकम बंगाल की होती। बट आप क्या कर रहे हो, पे नहीं करे, तो इसके कारण क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है बंगाल की रेवेन्यू का। क्या हो रहा है, वो ये इल्जाम लगा रहे हैं कि भाई बहुत चालबाजी धोखाधड़ी कर रहे हैं, और जो बंगाल की रेवेन्यू होती उसका भी ये नुकसान ये लोग कर रहे हैं। क्या, बंगाल की जो रेवेन्यू होती उसका भी नुकसान कर रहे हैं। एंड अंडरमाइनिंग द अथॉरिटी ऑफ द नवाब, अब जब नवाब की पावर है, उनकी कुछ अथॉरिटी, तो उसको भी भाई नीचे, मतलब उसको भी अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, बेसिकली कम समझ रहे हैं। ठीक है, मतलब उनकी जो एक पावर है, अथॉरिटी, उसको ध्यान ना देके नजरअंदाज कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं कि नहीं हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो अपनी मन मर्जी चलाएंगे। आया समझ में, आया समझ में कि नहीं आया? It was refusing to pay taxes, writing disrespectful letters and trying to humiliate the Nawab and his officials. क्या क्या कर रहे थे, टैक्स पे करने के लिए मना कर दिया, ढीठ बना दिखा रहे हैं बेसिकली कि टैक्स भी नहीं पे करेंगे, और जो गलत सलत तरीके से लेटर लिख रहे हैं, मतलब डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड यूज करके उनको लेटर लिख रहे हैं, धमका रहे होंगे, कुछ भी गलत सलत वर्ड्स यूज कर रहे होंगे, तो ऐसे लेटर्स में दिखा रहे होंगे कि जाओ हम नहीं पे करेंगे, ऐसा वैसा जो भी है वो धमकी दे रहे होंगे। एंड ट्राइंग टू ह्यूमिलिएट द नवाब एंड हिज ऑफिशियल्स, नवाब को ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं बेसिकली, मतलब इस तरीके से मेंटली वो दे रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं एक चीज़ का कि नहीं हम तो पे नहीं करेंगे, आप हमें कंसेशन, तो इस टाइप का जो भी उनका चल रहा होगा, और ऑफिशियल्स को भी परेशान कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या है कि इस तरीके से इनके नखरे बेसिकली कि एक तो आप हमारे एरिया में आके ट्रेड कर रहे हो, ट्रेड आपके ट्रेड का जो रेवेन्यू है, जो मतलब ड्यूटी है वो आप पे नहीं कर रहे हो, हमारा बहुत सारा रेवेन्यू रुक रहा है। दूसरी बात, आप हमारी अथॉरिटी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, कम आंक रहे हो, आप हमें समझ ही नहीं रहे हो कुछ भी, है ना। जब टीचर बोलती ना कि तुम तो यार मुझे कुछ समझ नहीं रहे हो, मैं क्लास में हूँ, मेरे सामने तुम लोग हल्ला कर रहे हो, बात कर रहे हो, तो ऐसे ही वो भी ऐसी हरकतें कर रहे थे कि उनको कुछ समझ ही नहीं रहे थे कि वो नवाब, जो बंगाल के नवाब हैं, इतनी अच्छी उस पे है, पोजीशन पे है, तो उनको इग्नोर कैसे करना, तो अंडरमाइन कर रहे हैं। देन उनके लिए डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड्स या लेटर्स उनके लिए लिख रहे हैं, मतलब उनके साथ बदतमीजी कर रहे होंगे, है ना, जो भी कर रहे होंगे, तो ये सब हो रहा था। तो इसके कारण बहुत ज़्यादा बातें बढ़ रही थी, इंटेंसिफाइड हो रही थी, होगी क्यों नहीं होगी, अगर आपको कोई टैक्स पे नहीं करेगा जो आपको लेना है, आपका रेवेन्यू रुक रहा है, दूसरा आपसे उल्टी सीधी तरीके से बात करेगा, तीसरा आपकी अथॉरिटी की इज्जत नहीं करेगा, तो गुस्सा आएगी। ठीक है, ये किसकी इमेज है, ये रॉबर्ट क्लाइव की इमेज है। इनका रोल जो है भाई आगे पता चलेगा क्या रोल है, इसी में इनका रोल है, तो इनकी इमेज लगी हुई है। आगे बढ़े, समझ में आ रहा है कि कैसे कैसे ढीठपना दिखा रहे हैं, बेसिकली जिद्दीपना, नहीं हम तो अपनी मर्जी करेंगे, आपको जो करना है कर लो, परेशान होना है होनो, जो करना है कर लो, हम तो भाई अपनी मन मर्जी के मालिक हैं। The company on its part declared that the unjust demands of the local officials were ruining the trade of the company and trade could flourish only if the duties were removed. अब कंपनी अपनी तरफ से क्या बातें कह रही, कंपनी अपनी तरफ से अपनी दलीलें पेश कर रही, जैसे बोलते हैं ना कि वो लोग कुछ कह रहे तो अब ये अपनी तरफ से सफाई दे रही, बेसिकली एक बहाना दे रही, एक्सक्यूज दे रही है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे साथ जो हो रहा है, हमारे साथ अनजस्ट डिमांड मांगी जा रही, मतलब हमसे कुछ भी डिमांड कर रहे हैं लोग कि हम जो है टैक्स पे करें, हम कैसे टैक्स पे करें, इस तरीके से ये लोग बात कह रहे हैं।
The company on its part declared that unjust demand of local officials were ruining the trade of the company. जो लोकल रूलर्स हैं जो अपनी मनमानी डिमांड कर रहे हैं कि नहीं हमें इतना पे कीजिए, ऐसा करिए, तो इसके कारण ना हमारा नुकसान हो रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है, हमारा ट्रेड खराब हो रहा है, हम ट्रेड नहीं कर पा रहे, हमसे ट्रेड ड्यूटी मांगी जा रही, तो हम कैसे ट्रेड करें। तो लोकल जो रूलर्स हैं जैसे नवाब वगैरह, उन पे ये उल्टा इल्जाम लगा रहे हैं कि देखिए ये हमें परेशान कर रहे हैं, हम हमारा ट्रेड ही नहीं कर पा रहे। एंड ट्रेड कुड फ्लोरिश ओनली इफ द ड्यूटीज वर रिमूव्ड। और ट्रेड जो है भाई, हमारा व्यापार कब फ्लोरिश करेगा, कब अच्छा संपन्न होगा, बढ़िया होगा, कि जब हमें ड्यूटीज हमारी जो है रिमूव कर दी जाए, हमारी जो ड्यूटीज हैं रिमूव कर दी जाए, कि जो भी हम ड्यूटीज पे करेंगे, जो भी हमारा पैसा जाएगा बर्बाद होगा, तो उससे हमें निजात मिले, वो फ्री कर दीजिए, तो हमारा जो है ट्रेड अच्छे से चलेगा। तो बट ये लोग ऐसा कर ही नहीं रहे, ये लोग तो हमारे साथ अनजस्टिस कर रहे हैं, मतलब गलत कर रहे हैं ना, अन्याय कर रहे हैं। ऐसा कंपनी उल्टा इल्जाम किस पे लगाने लगी थी, नवाब्स पे, रूलर्स पे, जो लोकल रूलर्स हैं उन पे। It was also convinced that to expand trade, it had to enlarge its settlements, buy up villages and rebuild its forts. अब क्या हुआ, उन्होंने ये भी कहा कि हमें क्या करना है, हमें हमारा ट्रेड बढ़ाना है भाई, हमें हमारी अर्निंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम अपना ट्रेड बढ़ाना चाहते हैं। इट हैड टू इनलार्ज इट्स सेटलमेंट, हमें हमारा सेटलमेंट को बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब जहाँ पे कंपनी सेटअप की होगी, वेयर हाउस होगा, तो सेटलमेंट बढ़ा रहे होंगे कि अब यहाँ पे हम रह रहे हैं, हमारी चीज़ें हैं, तो हम इसको और बड़ा करें। तो उल्टा और मांग रहे हैं, मतलब खुद तो कुछ दे नहीं रहे हैं, अपने एक्सक्यूजेस दे रहे हैं और उल्टा और डिमांड कर रहे हैं कि ट्रेड एक्सपांड करना है, सेटलमेंट को इनलार्ज करना है, बाय अप विलेजेस एंड रीबिल्ड इट्स फोर्ट। और क्या कर रहे हैं कि भाई विलेजेस खरीदते जा रहे हैं और अपने जो फोर्ट्स को, अपना जो किले हैं उनको बढ़ाते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं। मतलब सब अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं, उनकी तो सुन नहीं रहे, अपनी मनमर्जी अपना सेटलमेंट बढ़ा रहे हैं, अपना किला बंदी कर रहे हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फोर्ट्स बना रहे हैं, ठीक है। विलेजेस खरीद रहे हैं, विलेजेस खरीद के जमींदारी लेंगे ना, फिर रेवेन्यू अर्न करेंगे, मतलब वहाँ पे फिर अपनी मनमर्जी वाली चीज़ें करेंगे। The conflicts led to confrontation and finally culminated in the famous Battle of Plassey. अब बात इतनी बढ़ गई, इतनी ज़्यादा बात बढ़ गई, गुस्सा आ रही बहुत ज़्यादा, यहाँ से ये लोग कुछ भी बोल रहे हैं, ढीठपना दिखा रहे हैं, वहाँ से नवाब परेशान है, उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, उनकी अथॉरिटी को अंडरमाइन कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, अब क्या हुआ, The conflict led to the confrontation and finally culminated in the famous Battle of Plassey. अब जो है बात इतनी बड़ी, कॉन्फ्लिक्ट इतना बड़ा कि इसके कारण क्या हुआ भाई, इसके कारण एक फेमस बैटल हुई, बैटल ऑफ प्लासी। कौन सी बैटल हुई, इसके कारण एक फेमस बैटल हुई जिसको हम कहते हैं बैटल ऑफ प्लासी। कहते हैं कि नहीं कहते, कहते हैं कि नहीं कहते, बड़े फेमस जो है ना बैटल है ना, बैटल ऑफ प्लासी। आया समझ में, मतलब नवाब जो है देन की सुनी नहीं जा रही, नवाब परेशान है, यहाँ से लोग और कह रहे हैं कि नहीं, हम एक्सपांड कर रहे हैं, सेटलमेंट बढ़ा रहे हैं, तो बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। ऑब्वियसली बढ़ेगी, नवाब का अपना एक रुतबा है और ये लोग आके उल्टा हमारे एरिया में आके ढीठपना दिखा रहे हैं, तो गुस्सा तो आएगी। तो क्या हुआ था भाई, फेमस बैटल ऑफ प्लासी फिर हुई थी। आगे बढ़े, चल, द बैटल ऑफ प्लासी। अब ये बैटल ऑफ प्लासी क्या है देखते हैं। When Alwardi Khan died in 1756, Siraj-ud-Dawla became the Nawab of Bengal. जब अलवर्दी खान जो नवाब थे बंगाल के, कब हुई इनकी डेथ, इनकी जब डेथ हुई 1756 में, तो सिराज-उद-दौला को क्या बनाया गया, नवाब ऑफ बंगाल। कौन बने नवाब, होता है ना एक जब डेथ होती तो फिर दूसरे नवाब बनते, राजा बनते, तो ऐसे ही दूसरे कौन बने, सिराज-उद-दौला। The company was worried about his power and keen on a puppet ruler who would willingly give trade concessions and other privileges. अब कंपनी इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा टेंस थी, चिंतित थी। क्यों चिंतित थी, इसलिए टेंस थी कि उन्हें पता था ये जो अलवर्दी खान था या ये जो अब सिराज-उद-दौला आया है, बड़े ही ब्रेव हैं, ईमानदार हैं और हमारी तो नहीं सुनने वाले, बहुत ही पावरफुल रूलर हैं, तो ये हमारे इशारों पे नाचे, ये तो पॉसिबल नहीं है। कंपनी को चाहिए था एक ऐसा नवाब जो इनके इशारों पे नाचे, इनको छूट दे, कंसेशन दे और काफ़ी ज़्यादा प्रिविलेजेस दे, मतलब वही छूट वगैरह, मनमानी मतलब चीज़ें करने की आज़ादी दे बेसिकली। तो इनको चाहिए था एक पपेट रूलर। द कंपनी वॉज वरीड अबाउट हिज पावर। किसकी पावर, सिराज-उद-दौला की जो पावर थी उसको लेके कंपनी टेंस थी। उनको पता था काफ़ी पावरफुल और ब्रेव रूलर है। एंड केन ऑन अ पपेट रूलर
who would willingly give trade concessions and other privileges। और किस पे वो था, किसको चाह रहे थे कि भाई हमारा पपेट रूलर हमें कोई हो तो ताकि हमें क्या मिले, ताकि हमें कंसेशंस मिले और साथ में कोई अदर प्रिविलेजेस, अदर हमें बेनिफिट्स भी इनके थ्रू मिल जाए, मतलब हमारे अकॉर्डिंग ही काम करे, हमारा पपेट रूलर ले रहे, हम ये नवाब बने रहे और हम फायदा उठाएं, खूब पैसा कमाएं, ट्रेड करें, बढ़िया। So it tried without success to help one of Sirajuddaulah's rivals become the Nawab। अब वो ये सोच रहे थे कि भाई दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है कि नहीं होता, तो सिराजुद्दौला का कोई दुश्मन, उसको ये जो ब्रिटिशर से अपना दोस्त बना लेंगे तो फिर उसको नवाब बना देंगे तो बेटर है। ऑब्वियसली जब वो सिराजुद्दौला का दुश्मन रहेगा तो हमारे लिए काम करेगा कि नहीं करेगा, यही फंडा अपनाते हैं, यही टेक्निक अपनाते हैं। सो इट ट्राइड दो विदाउट सक्सेस, भाई किसी भी इस चीज के बिना क्या होगा, ऐसा कुछ हो जाए कि सिराजुद्दौला का कोई राइवल जो है नवाब बन जाए, जो सिराजुद्दौला का दुश्मन हो, उससे चिढ़ता हो, उसी को नवाब बना दे, तो वो हमारे अकॉर्डिंग काम करेगा, हमारे साथ मिलके काम करेगा और हमें क्या मिलेगी उससे, कंसेशंस और प्रिविलेजेस। पपेट का मतलब समझते हैं क्या होता है, लिटरली अ टॉय दैट यू कैन मूव विद स्ट्रिंग्स। मतलब अगर हम ध्यान दें तो जिसको कठपुतली बोलते हैं, जैसे स्ट्रिंग से ऐसे चलाते, टिक 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 ऐसे चलते, ऐसे ऐसे धागे बंधे रहते हैं, तो लिटरल मीनिंग तो ये है इसका, लिटरल मीनिंग तो पपेट का ये वाला है। बट अगर चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में क्या, मतलब चैप्टर के अकॉर्डिंग बात करें तो द टर्म इज यूज्ड डिसअप्रूविंगली टू रेफर टू अ पर्सन हु इज कंट्रोल्ड बाय समवन एल्स। हम ये किसके लिए यूज करते हैं, हम ये ऐसे पर्सन के लिए यूज करते हैं जो क्या होता है भाई, किसी दूसरे के इशारों में नाचे, जो दूसरा कुछ कह रहा है उसकी बात माने, है ना। हम बोलते हैं ना कि भाई हमें ऐसी डायलॉग सुना होगा आपने मूवीज में, सीरीज में, कि हमें ऐसी वो क्या चाहिए, ऐसी बहू चाहिए जो हमारे इशारों पे नाचे, समथिंग लाइक दैट। तो वैसे ही जैसा मैं कहूँ वैसा वो करे बेसिकली। जैसे मम्मी बोलती है कि हमें तो ऐसे बच्चे चाहिए थे भाई जो हमारी बात माने, तुम लोग तो मस्ती करते हो, हमारी बात नहीं सुनते हो, मतलब जैसा मैं कहूँ तो ऐसा मैं चाहती। तो बेसिकली वो पपेट तो नहीं बोल रहे, बट आप समझ रहे कि जैसा वो चाह रहे हैं वैसा वो करें। कंसेशन चाहिए वो नवाब कंसेशन दे दे, प्रिविलेजेस चाहिए अदर वो प्रिविलेजेस दे दे, है ना। ट्रेड एक्सपांड करने को बोले, ड्यूटी फ्री, जो भी चीज़ें सब दे दे, आज़ादी। तो ऐसा रूलर हमें नवाब अब चाहिए पड़ेगा। ये कौन है भाई, ये है हमारे सिराजुद्दौला। देख लिया, आया समझ में, आगे बढ़ते हैं। An infuriated Sirajuddaulah asked the company to stop meddling in the political affairs of his dominion, stop fortification and pay the revenue। अब जो सिराजुद्दौला है ऑब्वियसली गुस्सा आएगी, एक तो आप क्या कर रहे हैं, कुछ पे तो कर नहीं रहे हैं, डिमांड अलग से है, ऊपर से हमारे पॉलिटिकल मैटर्स में आप बीच में क्या कर रहे हैं, अपनी राय दे रहे हैं जो नहीं चाहिए, बीच में मतलब आप अपनी मर्जी चला रहे हैं। An infuriated Sirajuddaulah asked the company to stop meddling in the political affairs। जो भी पॉलिटिकल हमारे अफेयर्स है, पॉलिटिकल मैटर्स हैं हमारे शासन के, जो हमारा स्टेट का शासन चल रहा है, उसमें आप बीच में दखल अंदाजी मत कीजिए, ऐसा जो है सिराजुद्दौला कह रहे हैं। दखल अंदाजी मत कीजिए क्योंकि मेरी डोमिनियन है, मेरा स्टेट है, मैं अपने अकॉर्डिंग चला लूंगा। और आप क्या करिए, आप जो फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं उसको चुपचाप से रोकिए, और जो रेवेन्यू आप पे लगता है, आपको देना रहता है, वो चुपचाप से रेवेन्यू आप पे कीजिए। हमारे पॉलिटिकल मामलों में दखल अंदाजी मत कीजिए, फोर्टिफिकेशन मत कीजिए और रेवेन्यू पे कीजिए। ऐसा कौन कह रहे हैं, सिराजुद्दौला कंपनी से कह रहे हैं। आया समझ में। After negotiations failed, the Nawab marched with 30,000 soldiers to the English factory and Qasim Bazar, captured the company officials, locked the warehouse, disarmed all Englishmen and blockaded English ships। अब क्या हुआ, इतनी बात कहने के बाद, इतना समझाने के बाद भी जब बात नहीं बनी, एक तो उन्होंने भाई पे नहीं कर रहे, ऊपर से पॉलिटिकल मैटर्स में भी आप इंटरफेयर कर रहे हो, तो इतना जब नवाब ने एक वार्निंग दी तो उसके बाद भी अगर कुछ काम नहीं चला तो फाइनली नवाब ने क्या करा, आफ्टर नेगोशिएशंस फेल्ड, जब भाई ये सारी बातें फेल्ड हो गई, इतना समझाना सब कुछ वेस्ट हो गया, तो नवाब क्या करा, नवाब ने क्या करा भाई, वो अपनी सेना के साथ लगभग 30,000 सोल्जर्स के साथ, अपनी सेना लोगों के साथ कहाँ गए, इनकी जो फैक्ट्री थी वहां पे गए, जो कहाँ थी, कासिम बाजार में थी। फैक्ट्री कहाँ थी, फैक्ट्री थी कासिम बाजार में, ठीक है। कैप्चर्ड द कंपनी ऑफिशियल, भाई जो कंपनी के इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स होंगे, जो काम कर रहे होंगे, वहां पे बैठे होंगे, उनको कैप्चर करा, पकड़ लिया। वेयर हाउस पे ताला डाल दिया, वहां पे इनके सामान थे ना, ताला डाल दिया। डिसआर्म्ड ऑल इंग्लिशमैन, जो इंग्लिशमैन थे, जो उनकी फोर्स होगी, उनके जो है आर्म्स वगैरह, जो अम्यूनिशंस जो भी रखते होंगे, भाई होता है ना कि तैनात रहते हैं सेना, गन वन लेके जो भी है, तो वो ले लिए उनसे, है ना, उनकी जो चीजें ले ली,
एंड ब्लॉकेडेड इंग्लिश शिप्स, और जो इंग्लिश शिप्स आ रही थी या जो भी थी वहां उनको ब्लॉक कर दिया, उनका रास्ता ब्लॉक कर दिया, रोक दिया बेसिकली, जा रही थी आ रही थी तो रोक दिया बेसिकली, ठीक है। मतलब सब जगह से क्या करा, पत्ता काट दिया। आपको अच्छे से समझाया जा रहा है, आप जब सुन नहीं रहे तो आप इसी हरकतों को बोलते हैं ना, इसी चीज़ों को डिजर्व करते हैं कि आपको अरेस्ट कर लेंगे, अरेस्ट करा, ठीक है, कंपनी के ऑफिशियल्स को कैप्चर कर लिया, है ना, जो कहाँ थी कासिम बाजार में, देन वेयर हाउस को लॉक कर दिया, ताला मार दिया। उसके बाद क्या करा, जो उनके इंग्लिश मैन थे, जो भाई आम अपने एमिशंस लेके खड़े होंगे भाई, बिल्कुल हथियार लेके, हथियार छीन लिए गए। उसके बाद क्या हुआ, इंग्लिश शिप्स को, जो उनकी शिप्स थी उनको ब्लॉक कर दिया गया। Then he marched to Calcutta to establish control over the company's fort there. फिर इतना ही नहीं, ये तो करा साथ में, फिर वो कहाँ गए, वो कैलकटा गए, कौन, सिराजुद्दौला कैलकटा गए, और क्या करा, जो कंपनी का फोर्ट है, जो किला भी बना रहे थे ना, वो अपना किलाबंदी भी कर रहे थे, किला भी बढ़ा रहे थे, तो वहां भी अपना कंट्रोल स्थापित कर लिया कि बहुत हो गया, इज्जत से मैं समझा रहा था, आपको समझ में नहीं आया ना, तो ये होगा और अब ये होगा, मतलब सबको अरेस्ट कर लिया, वेयर हाउस में ताले डल गए, शिप्स को रोक दिया, और जो उनका किला था, भाई जो उनका फोर्ट था, वहां भी अपना कंट्रोल ले लिया सिराजुद्दौला ने। क्यों, क्योंकि इतना समझाने के बाद आपको आपकी अकल आई नहीं, लगी नहीं, आपको समझ में ही नहीं आई बात, आप तो रीड पे ना दिखा रहे हो, तो बुक तो रिजल्ट, ठीक है। मजा आ रहा है ना सुन के, बड़ा मजा आया, मुझे तो बड़ा मजा आया है पढ़ाने में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। On hearing the news of the fall of Calcutta, company officials in Madras sent forces under the command of Robert Clive. अब भाई जब वो इतनी हरकतें कर रहे हैं तो लगता है जब खुद का मैटर भारी पड़ेगा, जब लगेगा कि हमारी चीज़ों में ताले डल गए तो चुपचाप बैठेंगे। जब दूसरों के मामले में इंटरफेयर करने को उनको बहुत ज़्यादा जल्दी है, तो खुद के मामले में जब दिक्कत होगी तो भाई ऐसे कैसे चुपचाप बैठेंगे। क्या हो गया भाई, जब ये न्यूज़ सुनी, किसने, रॉबर्ट क्लाइव ने, मैंने बोला था ना वो इमेज आई थी रॉबर्ट क्लाइव की, ठीक है, तो उनका इंपॉर्टेंस अभी समझ में आएगा। तो क्या हो गया भाई, On hearing the news of the fall of Calcutta, company officials in Madras sent forces under the commander of Robert Clive. अब रॉबर्ट क्लाइव ने इनकी जो है फोर्स को लीड करा कि भाई आप जो है जाइए, देखिए क्या मैटर है। Reinforced by naval fleets, prolonged negotiations with the Nawab followed. अब क्या हो गया, बहुत सारी इनकी बातें चली, फिर से बहुत नेगोशिएशंस चले। नेगोशिएशन जैसे हम बोलते हैं ना, तोल मोल करना, मोल भाव या बातें करना, जैसे हम बोलते हैं कि नेगोशिएट करना, जैसे कुछ खरीदने जा रहे हैं कुछ बातें, तो हम बोलते ना नहीं इतना नहीं, थोड़ा आप कम करो रेट, या ऐसा, ये जो बातें, तो ऐसे इन लोगों भी बोला होगा कि नहीं आप कंसेशन कम करिए या ऐसा करिए, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। तो ये बातें होने के बाद भी कुछ जमा नहीं, बहुत लंबी बातें, प्रोलॉन्ग मतलब नेगोशिएशन, बहुत लंबी बातें चलती रही, कुछ खास हुआ नहीं। फाइनली इन 1757 रॉबर्ट क्लाइव लेड द कंपनीज आर्मी अगेंस्ट सिराजुद्दौला एट प्लासी। फिर क्या हुआ, जो बैटल ऑफ प्लासी की बात कर रहे हैं, तो फाइनली 1757 में भाई जो कंपनी की जो उसको लीड करा, आर्मी को लीड करके रॉबर्ट क्लाइव लीडर बने और सिराजुद्दौला के अगेंस्ट बैटल ऑफ प्लासी में चले गए। मतलब उसके लिए अब रेडी हो गए कि अब बस बहुत हो गया, समझ में नहीं आ रहा है, अब मैं भी भाई युद्ध लड़ूंगा, मैं जा रहा हूँ अपने आर्मी को लेके। और लीड कौन कर रहे हैं, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। One of the main reasons for the defeat of the Nawab was that the force led by Mir Zafar, one of Sirajuddaulla's commanders, never fought the battle. मतलब एक जो मेन रीजन था, क्या रीजन कि क्यों ये जो सिराजुद्दौला जी हारे भाई, ऑब्वियसली गद्दारी तो इनके मतलब करते ही करते हैं, तो क्या हुआ कि इसीलिए हारे कि जो इन लोगों ने क्या करा, जो मीर जफर थे, इनके खास थे, जो सेना में रहते थे, कमांडर जो संभालते हैं, तो उन्होंने क्या करा, सिराजुद्दौला की तरफ से उन्हें लड़ना था, मतलब उनकी साइड से उनके साथ लड़ना था, तो उन्होंने लड़ाई लड़ी नहीं, वो बैटल में गए नहीं, उन्होंने कभी बैटल लड़ी नहीं। वो लड़ते तो अच्छे पावरफुल थे, है ना, कुछ होता जीतते, बट उन्होंने बैटल नहीं लड़ी, एक तरीके से धोखा दे दिया। अब वो क्यों दिया, क्या दिया, ये भी हम पढ़ेंगे, अभी ये देखते हैं क्या है। The General Court Room, East India House, Leadenhall Street, the Court of Proprietors of the East India Company, had their meetings in the East India House on Leadenhall Street in London. This is a picture of one of their meetings in progress. मतलब ये जो वो है ना, जो ट्रेड वगैरह कर रहे हैं, जो ओनर से बेसिकली, ये उनकी मीटिंग है, लिखा है ना, प्रोप्राइटर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक हैं, उनकी ये मीटिंग चल रही है, उनका जो भी ट्रेड से रिलेटेड बातें होती होंगी, डिस्कशन करते होंगे, कैसे क्या करना है, क्या होना चाहिए, है ना, अगर नवाब नहीं मान रहे, पर्सनल जो रूलर से लोकल वो नहीं मान रहे, तो कैसी क्या चीज़ होनी चाहिए, तो ये सब जो भी है मीटिंग उनकी जिस भी चीज़ों से रिलेटेड है उनकी चल रही है। जस्ट उसका एक आपको इमेज है, तो वो यहाँ पे
अब क्या हुआ, हमने देखा कि भाई सिराजुद्दौला जी दमदार, उन्होंने हर चीज़ रोक दी, सब अरेस्ट कर दिया है ना, किले पे किलाबंदी कर दी, सब रोक लिया। तो जो है रॉबर्ट क्लाइव ने अब दारमदार संभाला कि मैं जो है लीड करूंगा आर्मी को, और वो भी आए भाई बैटल को लड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि उनको भेजा गया। फिर भी काफ़ी बातें हुई इससे पहले कि नेगोशिएशन चले, बट बात नहीं बनी, तो फाइनली हुई बैटल ऑफ प्लासी। अब क्या हो गया, जो नवाब हैं वो कौन, सिराजुद्दौला, वो हार गए थे। रीज़न कौन थे? रीज़न थे मीर जफर। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। Clive had managed to secure his support by promising to make him नवाब after crushing सिराजुद्दौला। इसीलिए मीर जफर ने भाई धोखाधड़ी कर दी, क्योंकि जो क्लाइव है, जो हमारे रॉबर्ट क्लाइव है, उन्होंने क्या दे दिया, उन्होंने लालच दे दिया। किसको? मीर जफर को लालच दे दिया कि भाई अगर तुम उनका साथ नहीं दोगे तो नवाब अगले तुम ही हो, बस अगले नवाब अब तुम ही हो, तुम भाई राज करना बंगाल पे, अब तुम बनोगे अगले नवाब सिराजुद्दौला की जगह पे। अब जब नवाब जैसी पोजीशन मिल रही है, यानी अर्निंग अच्छी होगी, एक रुतबा होगा, जो एक सपना रहता है सबका वो मिल रहा है इतने अच्छे से आसानी से, तो धोखा देना तो बनता है। तो उन्होंने यही करा। क्यों? क्योंकि क्लाइव ने उन्हें लालच दे दिया था मीर जफर को कि आप अगले नवाब रहेंगे। The Battle of Plassey became famous because it was the first major victory द कंपनी वॉन इन इंडिया। बैटल ऑफ प्लासी क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? हमने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस किए, हमने लॉन्ग आंसर्स में भी देखे थे, MCQs कह लीजिए या MIQs में भी कह लीजिए। मैंने कहा था ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं क्वेश्चन लेकर आई थी। तो इसीलिए क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी हिस्ट्री का बड़ा ही फेमस बैटल माना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो कंपनी थी, इनकी एक मेजर विक्ट्री मानी जाती है, एक बहुत बड़ी जीत मानी जाती है, जब उन्होंने सिराजुद्दौला को हरा दिया और बंगाल में अपना शासन स्थापित कर लिया। काफ़ी बढ़िया तरीके से इनकी अर्निंग भी होने लगी। तो इसीलिए बैटल ऑफ प्लासी की इंपॉर्टेंस है। धोखा देके हरा दिया, मीर जफर ने धोखा करा, और ये कहा मीर जफर से रॉबर्ट क्लाइव ने कि आप हमारा साथ देंगे तो अगले नवाब अब आप हैं। आया समझ में? और ये बहुत बड़ी जीत मानी जाती है कंपनी की इंडियन हिस्ट्री में। जो क्यों? क्योंकि भाई इनका पहला एक मेजर विक्ट्री थी। आया समझ में? बैटल ऑफ प्लासी। लाइक कर दो फटाफट से, आगे ना समझ में, लाइक करो और कमेंट करके भाई बता दो। चल फिर आगे बढ़ते हैं। फिर क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। चल, आफ्टर द डिफीट एट प्लासी, सिराजुद्दौला वॉज असैसिनेटेड एंड मीर जफर मेड द नवाब। अब क्या होगा भाई, जब जीत हो गई है ब्रिटिशर्स की, कंपनी की, तो अब उनकी मर्जी चलेगी। तो जब उन्होंने प्लासी को भाई जीत ली, प्लासी का बैटल जीत लिया, तो सिराजुद्दौला को क्या कर दिया गया? असैसिनेट कर दिया गया, है ना, हटा देते हैं, है ना। क्या करा गया? सिराजुद्दौला को असैसिनेट कर दिया और मीर जफर भाई नवाब बन गए। The company was still unwilling to take over the responsibility of administration। अगर हम अभी भी ध्यान दें इस चीज में कि अभी भी कंपनी का कोई लालच टेरिटरी के लिए नहीं है। उनका जो करंट अभी भी पर्पस चल रहा है वो यही चल रहा है कि हमें बस ट्रेड करना है। उनका कंपनी का पर्पस अभी भी याद रखना ट्रेड का है, टेरिटरी बनाने का ऐसा कोई भी उनका लालच लोभ पर्पस नहीं है। तो यही कह रहे हैं ना कि कंपनी अभी भी ये नहीं चाह रही कि हमें कोई एडमिनिस्ट्रेशन संभालना है, हमें बस छूट मिले, ड्यूटी फ्री हम ट्रेड करें, कुछ प्रिविलेजेस मिले, हम उसमें बहुत खुश हैं, बस हमें पैसा कमाना है, हमें कुछ टेरिटरी नहीं बनानी या किसी पे कुछ रूल नहीं करना। अभी भी कंपनी का वही मोटिव है। इट्स प्राइम ऑब्जेक्टिव वॉज द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड। उनका प्राइम ऑब्जेक्टिव यही था कि हम क्या करें, ट्रेड का एक्सपेंशन करें, हमारा मोनोपोली हो, यहाँ से सस्ते दामों में खरीदें, बाहर जाके महंगे दामों में हम बेचें, बस हमें प्रॉफिट अर्निंग, हमारा पर्पस है पैसा कमाना। If this could be done without conquest through the help of local rulers who were willing to grant privileges, then territories need not to be taken directly। मतलब क्या है कि अगर ये वैसे हो सकता है कि अगर हमारा कोई पपेट रूलर बन जाए जो हमारे अकॉर्डिंग चले, हमें कंसेशंस दे, आज़ादी दे, प्रिविलेजेस दे, तो हमें टेरिटरी वगैरह जीतने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें हमारा ट्रेड एक्सपांड करना है, हमें पैसा कमाना है, तो बस हमें छूट चाहिए, कंसेशन चाहिए, प्रिविलेजेस चाहिए। तो देन द टेरिटरी नीड नॉट बी टेकन ओवर डायरेक्टली। टेरिटरी को डायरेक्टली हासिल करने की ऐसी कोई नीड नहीं है, इनडायरेक्टली चल रहा है। हमारा बैठाया हुआ, जिसको हमने बिठाया, हमारा रूलर बैठा है, अब हम जो डिमांड करेंगे वो हमें छूट दे देगा, बस हम उसमें खुश हैं, हमें टेरिटरी नहीं बनाना है। बेसिकली इसमें ये कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि अभी भी जो कंपनी का जो मेन मोटिव है वो ट्रेड का है, व्यापार करने का है, पैसा अर्न करने का है, टेरिटरी बनाने का नहीं है। आया समझ में? चल, Soon the company discovered that this was rather difficult, for even the puppet nawabs were not always as helpful as the company wanted them to be।
बट धीरे धीरे कंपनी को ये समझ में आया कि ठीक है, हमारा पपेट रूलर हमने बिठाया हुआ है जो हमारे अकॉर्डिंग उठ बैठ रहा है, हमारे अकॉर्डिंग चीजें कर रहा है, बट हम उस पर पूरी तरीके से यकीन नहीं कर सकते। सून द कंपनी डिस्कवर्ड दैट दिस वॉज रदर डिफिकल्ट, भाई ये थोड़ा सा मुश्किलात पैदा कर सकता है, मुश्किल हो सकता है फॉर इवन द पपेट नवाब, इवन पपेट नवाब हो तो उसके लिए भी, क्योंकि ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं कि वो हमेशा हमारे लिए क्या रहे, लॉयल रहे, जो हम चाह रहे हैं वो हमारी मनमानी चीज करें। ऐसा क्यों? जब पपेट नवाब बिठाया है तो अब उस पर यकीन ना करने का रीजन क्या है? कुछ उन्होंने नोटिस करा होगा, देखा होगा। After all, they had to maintain a basic appearance of dignity and sovereignty if they wanted respect from their subjects. ऐसा इसलिए क्योंकि नवाब भी चाहेंगे ना कि जनता जनार्दन के सामने मेरी एक अच्छी इमेज बनी रहे। अच्छी इमेज बनेगी तो हमेशा मैं टिका भी रहूंगा, लोग मेरा सपोर्ट भी करेंगे बेसिकली। तो अच्छी इमेज कब बनेगी? जब अगर ये जो इनको प्रिविलेजेस चाहिए होगी, कुछ भी चाहिए होगी, रोकेंगे, जो ब्रिटिशर्स आएंगे तो उनके साथ कुछ तानातानी करेंगे ताकि लगेगा जनता को, देखो ये डर नहीं रहे, बड़ा ब्रेव है, ये जो ब्रिटिशर्स आके जम रहे तो उनको रोक रहे हैं, तो इस तरीके से थोड़ा कुछ होगा, तभी तो उनकी तारीफ होगी, जनता में नाम होगा। अपनी मर्जी की चीजें करेंगे, जो रेवेन्यू अगर अर्न हो रही है तो जनता के लिए करेगा यूज, हमें कुछ उसका फायदा नहीं मिलेगा। तो बेसिकली क्या होगा कि भाई ऐसा इसलिए भी कह रहे हैं कि नवाब पर हम क्या कर सकते हैं, पपेट रूलर पर यकीन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें अपनी एक अच्छी इमेज, एक डिग्निटी भाई दिखानी है, बना के रखनी किनके सामने? अपनी जनता जनार्दन के सामने। What could the company do? अब कंपनी क्या करेगी? जब कंपनी को ये लग गया है कि पहले भाई सिराजुद्दौला कांटा बने हुए थे, तो अब पपेट रूलर भी आए हैं, तो खास उनसे कुछ फायदा नहीं मिल पा रहा है, ये वो समझ गए। क्यों? क्योंकि इन्हें भी जनता के सामने अच्छा बनना है ना पपेट रूलर्स को, तो पूरी तरह हमारा साथ नहीं दे रहे, थोड़ा तो नाटक अब वो भी दिखाने लग गए हैं। तो अब कंपनी क्या करेगी? अब वो सोच रहे हैं कि हम अब क्या करें। When Mir Zafar protested, the company deposed him and installed Mir Qasim in his place. अब जब भाई होता है ना, जिसने धोखा ही इसकी उसमें धोखा है तो धोखा दे ही देता है। तो जब भाई मीर जफर ने कुछ प्रोटेस्ट करा होगा, कुछ अगेंस्ट गए होंगे, तो इन्होंने मीर जफर को हटा के, क्योंकि पपेट रूलर तो था, जीत तो प्लासी बैटल में कंपनी जीती गई थी, बट नवाब अपने अकॉर्डिंग बना रखा था कि भाई बने रहो तुम नवाब, दुनिया के सामने तुम दिखो नवाब, हमें टेरिटरी नहीं चाहिए, हमें तो ट्रेड की आज़ादी दे दो। किसको बना रखा था नवाब? मीर जफर को। बट उसने भी कुछ नाटक कर दिया, तो उसको हटा के, मीर जफर को हटा के किसको बना दिया? मीर कासिम को उसकी जगह पे नवाब बना दिया। अभी भी इनका पर्पस ट्रेड का है, जैसे कि आपको समझ में आ रहा है कि अभी भी भले ही दूसरे को बना रहे, दैट मीन्स ट्रेड का ही पर्पस है। खुद होता तो खुद ही बन जाते, बट वो दूसरों को बना रहे कि आप वो संभालिए राजपट, हमारा सिर्फ ट्रेड का पर्पस है। When Mir Qasim complained, he in turn was defeated in a battle fought in Buxar 1764, driven out of Bengal and Mir Zafar was reinstalled. अब क्या हुआ? मीर कासिम ने भी जब वही बात है, उन्होंने भी ऐसा कुछ कर दिया, तो फाइनली क्या हो गया? जो बैटल ऑफ बुक्सार थी, जो कौन सी भी बैटल थी, जो बुक्सार की बैटल हुई थी, तो वहां पे मीर कासिम को हरा दिया। कब हुई थी बैटल ऑफ बुक्सर? 1764 में। तो उसको बंगाल से बाहर कर दिया हराने के बाद, और फिर से वापस से मीर जफर को क्या बना दिया? वापस से मीर जफर को जो है नवाब बना दिया बंगाल का। आया समझ में? मतलब उन्हें लग रहा था पपेट रूलर ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, तो मीर जफर ने कुछ अगेंस्ट कुछ करा होगा, उनको हटा दिया। देन किसको बिठा दिया गद्दी पे? मीर कासिम को। बट मीर कासिम ने भी कुछ करा होगा, हरकतें हुई होंगी कुछ, उन्होंने अपनी तरफ से अगेंस्ट कुछ जो है दिखाया होगा, कुछ नाटक बेसिकली जो है कंपनी के खिलाफ। तो इनके बीच में बैटल हुई, बैटल ऑफ बुक्सार, जिसमें मीर जो है कासिम हारे। उनको क्या करा? बंगाल से बाहर कर दिया। वापस से फिर मीर जफर को क्या करा? उनको गद्दी पे बिठा दिया कि अब आप बैठिए। The Nawab had to pay rupees 5 lakh every month, but the company wanted more money to finance its war. अब क्या था? नवाब को क्या बोल दिया कि अब आप नवाब है ना, हाँ आप हमें क्या करा करेंगे? आप हमें 5 लाख रुपए पे करा करेंगे हर मंथ आप हमें 5 लाख रुपए पे करा करेंगे, हमने आपको नवाब बनाया है। बट द कंपनी वांटेड मोर मनी टू फाइनेंस इट वॉर। बट क्या था कि कंपनी को भाई पैसे कम लग रहे थे, जो भी लड़ाई, जो भी वॉर हो रहा था, बैटल्स हो रही थी, क्योंकि सब जगह ऐसी हरकतें कर रहे थे ना कि लोग रूलर्स चिढ़ रहे थे, तो अब बैटल्स हो रही थी, तो बैटल्स में लोग जीत रहे थे। तो बैटल्स में अच्छा सब कुछ हो तो वॉर के लिए पैसा वगैरह चाहिए होगा बेसिकली, तो इतने पैसों से काम नहीं चल रहा था। एंड मीट द डिमांड्स ऑफ ट्रेड एंड इट्स अदर एक्सपेंसेस, मतलब ट्रेड के लिए या अदर खर्चों के लिए भी भाई इतने पैसों से काम नहीं चल पा रहा था, तो कंपनी को दिक्कतें आ रही थी। नवाब पे 5 लाख तो बोल दिया था उन्होंने कि हर मंथ आपको पे करना है, बट इतने पैसों से भी काम नहीं चल पा रहा था कंपनी का, क्योंकि उन्हें अपने आर्मी मेंटेन करनी थी, अपने बैटल के लिए चीज़ें मेंटेन करनी थी, ट्रेड मेंटेन करना था।
इट वॉन्टेड मोर टेरिटरीज एंड मोर रेवेन्यू, कंपनी चाह रही थी कि ज्यादा से ज्यादा हमारे पास टेरिटरी होगी तो उनसे ज्यादा अर्निंग हमारी होगी। By the time Mir Zafar died in 1765, the mood of the company had changed. अब कंपनी को ये समझ में आने लग गया कि 5 लाख से काम नहीं चल रहा है, हम ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी हासिल करेंगे तो टेरिटरी में हम अपने अकॉर्डिंग चीज़ करेंगे ना तो फिर हमारी अर्निंग होगी, तब हमारा रेवेन्यू मिलेगा, वहाँ से लैंड से हमें रेवेन्यू जनरेट होगा। तो जब क्या हुआ, मीर जफ़र की मृत्यु हो गई, मीर जफ़र की डेथ हो गई 1765 में, तो उसके बाद कंपनी का क्या हुआ, कुछ आइडिया, कुछ मूड थोड़ा सा चेंज हो गया। मतलब अब वो ट्रेड से थोड़ा सा हटके टेरिटरी पे फोकस करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है टेरिटरी बनेगी तो टेरिटरी से ज़्यादा अर्निंग हमारी होगी। ये एक जगह से 5 लाख से हमारा काम नहीं चल रहा है, अब हम ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी अगर अपनी अंडर करेंगे तो अर्निंग भी खूब सारी होगी। ठीक है, मतलब मेन जो मोटिव है पैसा अर्न करने का है, बट अब तरीका थोड़ा चेंज हो गया, अब ट्रेड के साथ साथ थोड़ा सा टेरिटरी पर भी फोकस किया जाए। आया समझ में? तो कंपनी का क्या हुआ, मूड थोड़ा चेंज हो गया। आगे बढ़े। Having failed to work with puppet Nawabs, Clive declared, "We must indeed become Nawabs ourselves." अब क्या हुआ, जब लगा कि ये जो पपेट नवाब हैं ये कुछ खास हमारे काम नहीं आ रहे, ये कुछ भी हमारे काम नहीं आ रहे, भाई ये धोखाधड़ी करेंगे, इनका कोई भरोसा नहीं है, तो क्या करा क्लाइव ने, सोचा, जो रॉबर्ट क्लाइव है उन्होंने क्या डिक्लेयर करा, रॉबर्ट क्लाइव ने डिक्लेयर करा कि अब हम खुद ही क्या बनेंगे, हम खुद ही नवाब बनेंगे। उन्होंने खुद को नवाब डिक्लेयर कर दिया कि अब मैं नवाब हूँ, मतलब हम नवाब है, हम ही में से कोई नवाब बनेगा, हम ही नवाब का काम संभालेंगे, अब किसी दूसरे को नवाब नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि भरोसा हम नहीं कर सकते। Finally, in 1765, the Mughal emperor appointed the company as the Diwan of the provinces of Bengal. अब क्या हुआ, इन्होंने, जो अभी भी एम्परर का ही राज था, भाई मुगल एम्परर का ही चल रहा था राज, है ना, मुगल शासन तो चल ही रहा था। 1765 में जो मुगल एम्परर है उन्होंने कंपनी को क्या दे दी, दीवानी दे दी, प्रोविंस ऑफ बंगाल, मतलब ये बोला कि अब आप क्या है, दीवान बन जाइए बंगाल के, तो जो भी रेवेन्यू अर्न होगा वो आपके पास रहेगा, दीवानी आपको मिलेगी। तो कंपनी ने, मतलब जो मुगल एम्परर ने, उन्होंने क्या करा, इनको आज़ादी दे दी, इनको बोल दिया कि अब जो है बंगाल की प्रोविंस, ये बंगाल स्टेट आपके हाथ में है, आप यहाँ के दीवान है बेसिकली, अब आप जो चलाएंगे अपने अकॉर्डिंग आपको होगा, अर्निंग आपके पास आएगी। The Diwani allowed the company to use the vast revenue resources of Bengal. अभी तक तो छोटा मोटा जो अर्न हो रहा था, जो दे देते थे भाई पपेट रूलर, बट वो भी नाटक करते थे। अब क्या हुआ, जब सारा ही इनके हाथ में आ गया तो भाई इनको लालच, क्या हुआ, अच्छी खासे पैसे इनको मिलने लगे, मतलब अच्छी अर्निंग होने लगी, क्योंकि पूरा इनके अंडर आ गया ना। अब वही वाली बात है ना कि मैं सोचूं कि यार मैं अपनी जगह पे किसी को बिठा देती हूँ, ये संभालेगा, बट ये इससे बोलूँगी कि अगर तेरा 100% अर्न हो रहा है तो उसमें से 60%, 50% मुझे दे दे, बट वो 50% में से भी मेरा काम नहीं चल रहा है, तो अब मैं क्या कहूँगी कि इसको मैंने बिठाया है, जीता मैंने जगह, तो मैं खुद ही बैठ जाती हूँ ना, थोड़ा खुद ही मेहनत कर लूँगी। तो जब मैं खुद मेहनत कर रही हूँ, खुद वहाँ बैठ गई, तो पूरी 100% अर्निंग मेरी हो रही, तो खूब पैसा है, तो ऐसे ही भाई सब कुछ इनका हो रहा है, क्योंकि अब दीवान कंपनी बन गई है। This solved a major problem that the company had earlier faced. इस चीज़ ने बहुत सारी मेजर प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर दी कंपनी की, जो कंपनी इतने टाइम से फेस करती आ रही थी कि भाई पूछना है, ये करना है, ट्रेड फ्री, ये वो, टेंशन ही खत्म, हम ही दीवान बन गए हैं, अब कौन रोकेगा हमें, अब तो सारा सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग है और अर्निंग भी हो रही है। आया समझ में? क्योंकि इन्हें अब समझ में आ गए थे कि टेरिटरी अपनी बनाने की जरूरत है, हम ट्रेड के पर्पज से चल रहे थे बट काम हो नहीं पा रहा था, तो अब टेरिटरी ही हासिल करनी पड़ेगी, तभी जाके हमारा ट्रेड चलेगा और अच्छी खासी अर्निंग होगी, दोनों हाथों में लड्डू होगा बेसिकली। आया समझ में? From the early 18th century, its trade with India had expanded, but it had to buy most of the goods in India with gold and silver imported from Britain. अब क्या था, अगर early 18th century की बात करें तो जो इनका ट्रेड था इंडिया के साथ अच्छा खासा एक्सपांड हो चुका था, है ना, अच्छा खासा इंडिया के साथ एक्सपांड हो चुका था, बढ़ रहा था, बढ़िया चल रहा था, बट इनके पास अब क्या था, मोस्ट ऑफ द गुड्स इन इंडिया विद गोल्ड एंड सिल्वर इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन। अब ये सामान कैसे खरीदते थे इंडिया से, ये सामान ऐसे खरीदते थे कि जो भी गोल्ड एंड सिल्वर ब्रिटेन से मंगवाते थे वो गोल्ड सिल्वर दे के, बेच के, उनके थ्रू जो है इंडिया वालों से सामान खरीदते थे, क्योंकि ट्रेड तो करना था, इंडिया से सामान सस्ते में तो खरीदना था, तब जाके ब्रिटेन में वो महंगे दामों में बेचते हैं यूरोप में। ठीक है, दिस वॉज बिकॉज एट दिस टाइम ब्रिटेन हैड नो गुड्स टू सेल इन इंडिया। अब गोल्ड और सिल्वर क्यों इंपोर्ट कराते थे ब्रिटेन से, कि गोल्ड सिल्वर ब्रिटेन से आया, फिर वो गोल्ड सिल्वर देके इंडिया वालों से सामान खरीद रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उस वक्त जो ब्रिटेन है उनके पास ऐसा कोई खास प्रोडक्ट नहीं होगा कि भाई उसको बेचे, अर्न करे, तब जाके इंडिया से सामान खरीदे, ऐसा कुछ मटेरियल उनके पास होगा ही नहीं। जब प्रोडक्ट ही नहीं है बेचने के लिए, अर्निंग कहाँ से होगी? तो गोल्ड एंड सिल्वर मंगाते थे, ब्रिटेन से मंगवाते थे, तब जाके ट्रेड कर पाते थे इंडिया के ट्रेडर्स से।
द आउटफ्लो ऑफ गोल्ड फ्रॉम ब्रिटेन स्लो आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। अब क्या हुआ, जो गोल्ड सिल्वर इतना ज्यादा आउटफ्लो हो रहा था, मतलब बाहर को जा रहा था, आउटफ्लो मतलब यहाँ से जाना, जैसे मैं इंडिया से अगर गोल्ड दूंगी तो मेरा आउटफ्लो बोलेंगे, गोल्ड का आउटफ्लो हो रहा है। अगर गोल्ड बाहर से इंडिया में आ रहा है मेरे लिए तो मैं उसको इनफ्लो बोलूंगी। तो ऐसे ही भाई जो आउटफ्लो हो रहा था, कहाँ से, ब्रिटेन से गोल्ड मंगा रहे थे ना, अब जब ब्रिटेन से गोल्ड जा रहा है इंडिया को आ रहा है तो यानी आउटफ्लो हो गया ना ब्रिटेन से। तो भाई जो आउटफ्लो हो रहा था किसका, गोल्ड का, अब धीरे धीरे कम हो गया, स्लो हो गया बैटल ऑफ प्लासी के बाद। एंड एंटायरली स्टॉप्ड आफ्टर द अजम्पशन ऑफ दीवानी। क्यों, क्योंकि जो बैटल ऑफ प्लासी था उसके बाद क्या था, इन लोगों ने नवाब पे वो कर दिया था कि नवाब आप हमारे, नवाब जो है हमारे अकॉर्डिंग बैठिए, पपेट रूलर, आप हमें इतना पे करिए। तो गोल्ड का जो जरूरत अब इतनी नहीं पड़ती थी, क्यों, क्योंकि इनके पास पैसा था, वो पे करके लोग इंडिया से सामान खरीद लेते थे, इंडिया के ट्रेडर से। बट धीरे धीरे चीज बिल्कुल ही खत्म हो गई। कब खत्म हो गई, जब कंपनी के पास दीवानी आ गई। अब दीवान बन गए, अब काहे का किसी का वेट करेंगे, 5 लाख दो, इतना में से इतना दो, अब तो सब हमारा ही है। तो अब जब सब हमारा है तो हम अपनी कंट्री से क्यों गोल्ड मंगवाएं, क्यों आउटफ्लो करवाएं, अब तो हमारे पास पैसा, यहीं से सामान खरीदो, यहीं से बेचो, भेजो वहाँ पे अपनी कंट्री में। तो इजी हो गया था, मतलब जो गोल्ड वगैरह से काम चला रहे थे ये, अब जरूरत नहीं थी। क्यों, अब तो दीवानी मिल गई हाथ में, हम दीवान बन गए, सारी अर्निंग इनकम हमारी होगी। उस इनकम में से हम इंडिया के ट्रेडर से सामान सस्ते दामों में खरीदेंगे और क्या करेंगे, बेचेंगे महंगे दामों में अपने यूरोप में। आया समझ में, कितना अच्छा फायदा हो रहा था। यहीं का पैसा यहीं खर्च करो, अर्निंग यहीं के लोगों से हो रही है, यहीं के लोगों से सामान खरीद के आप वहां जाके बेच रहे हो, तो आपका मतलब यहाँ भी आपका कुछ जीरो खर्चा हो रहा है, वहां आपकी अर्निंग हो रही है उल्टा। नाउ रेवेन्यूज फ्रॉम इंडिया कुड फाइनेंस कंपनी एक्सपेंसेस। अब जो भाई रेवेन्यू मिल रहा था इनका, जैसे बंगाल से काफी अच्छी खासी अर्निंग हो रही थी, तो कंपनी के खर्चे जो भी थे, चाहे किला बनवाना हो, आर्मी मेंटेन करना हो, है ना, सेटलमेंट बनाना हो, है ना, ट्रेडिंग करना हो, जो भी खर्चे थे अब सारा सब रेवेन्यू से हो जा रहा था। अब कुछ टेंशन नहीं थी इनको कि ब्रिटेन से मंगाना पड़ेगा, ये कुछ नहीं, सारा हो जा रहा था। किसी से मांगना पड़ेगा कि इतना आप हमें दो, पे करो, कुछ टेंशन नहीं। अब तो हम ही दीवान है, जो अर्निंग है उससे बढ़िया खर्चा पानी बहुत अच्छे से मक्खन की तरह स्मूथली चल रहा था। These revenues could be used to purchase cotton and silk textile in India। अब ये रेवेन्यू क्या चीज़ों के लिए यूज होते थे, जैसे अगर आपको कॉटन और टेक्सटाइल खरीद रहे हैं इंडिया से, फिर बेच रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए और यूज हो रहा है, कंपनी का जो खर्चा उसको मेंटेन करने के लिए, ट्रूप्स को बेसिकली मेंटेन करने के लिए, जो भी आर्मी है, और जो भी कॉस्ट है, जैसे बिल्डिंग, कंपनी बना रहे, बिल्डिंग बना रहे हैं, फोर्ट बना रहे हैं, ऑफिसेज बना रहे हैं कैलकाटा में, तो ये सारे खर्चे आराम से मैनेज हो जा रहे थे। जैसे कि मैंने बताया ना, आर्मी पे खर्चा, है ना, किला बनाने का खर्चा, ऑफिसेज बनाने का खर्चा, सेटलमेंट का खर्चा, ट्रेड का खर्चा, सारा सब कुछ आराम से मेंटेन हो पा रहा था। ये जो अर्निंग हो रही थी इनकी दीवानी से, दीवान जो बन बैठे थे ना ये, अब कोई टेंशन नहीं कि यार हमें परमिशन लेके ड्यूटी फ्री ट्रेड करें कि नहीं करें, या नवाब से बोले कि इतना हमें पे करो, और अगर वो पे ना करे तो फिर गद्दारी। तो इससे अच्छा हम खुद ही नवाब बन जाते। अलाउ कर ही दिया था मुगल एम्परर ने, ये खुद ही दीवान बन गए थे प्रोविंस ऑफ बंगाल के, और अर्निंग बढ़िया हो रही थी। तो जो गोल्ड का आउटफ्लो हो रहा था ब्रिटेन से, वो भी बंद हो गया कि भाई हमें नहीं चाहिए गोल्ड, हमारी तो इंडिया से इतनी शानदार अर्निंग हो रही, तो हमारा सारा खर्चा पानी, एक्सपेंसेस बढ़िया चल रहा है, टेरिटरी बना ली तो हमारा खर्चा चल रहा है। तो इसका मतलब अब उन्हें समझ में आने लग गया कि ट्रेड तो ठीक है, जब तक हम टेरिटरी नहीं बनाएंगे ना तो पूरी तरीके से सब कुछ हमारे हिसाब से नहीं चलेगा। तो यहाँ पे ये बात उन्हें समझ में आ गई थी। तो इसीलिए हमारा चैप्टर है ना ट्रेड टू टेरिटरी। मैं कह रही थी ना अभी भी जो उनका पर्पस था ट्रेड का था, क्योंकि वो पपेट नवाब रख रहे थे तो कंसेशन चाहिए था, यानी ट्रेड का पर्पस था। बट जब उन्हें लगा कि नवाब भी धोखा दे रहे हैं, कुछ ना कुछ तो ये लोग भी अड़ंगा डाल रहे हैं, बीच में बैरियर डाल रहे हैं, तो क्यों ना हम ही नवाब बन जाए ताकि सारा अर्निंग हमारी हो। तो जब ये सारी अर्निंग इनकी हो गई और इतना फायदा इनको एक के साथ, दो के साथ, 3-4 फायदे मिल रहे हैं, तो अब समझ में नहीं आने लग गया कि टेरिटरी बनाने की भाई बहुत ज्यादा जरूरत है। आया समझ में कि कैसे ट्रेड टू टेरिटरी चीजें हो रही हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से मैंने एलैबोरेट करा है, समझ में आ गया होगा। क्या करना है, लाइक कर दो और कमेंट करके भाई बता दो। द नवाब कंप्लेंट्स, ये नवाब की कंप्लेंट है। देखते हैं उन्होंने क्या कंप्लेंट की थी। इन 1733 जब नवाब थे तो नवाब ऑफ बंगाल सेड दिस अबाउट द इंग्लिश ट्रेडर्स। जो इंग्लिश ट्रेडर्स थे उनके बारे में इनका कुछ ऐसा कहना था, मतलब कंप्लेंट थी ना उनकी, वो भी परेशान थे। क्या कह रहे थे? When they first came into the country, they petitioned the then government in India a humble manner for liberty to purchase a spot of ground to build a factory house upon, which was no sooner granted, but they built a strong fort, surrounded it with a ditch which has communications with the river, and mounted a great number of guns upon the walls। ये मैं अगर आपको पूरा समझाऊं तो ये नवाब कह रहे हैं, जब उनकी नहीं वो नेगोशिएशन, वो बातें चलती थी, बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाइड फाइट हो रही थी, तो उस टाइम का है ये
ठीक है, आपके बुक में है तो इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि भाई ये क्या लिखा है, तो मेरा फर्ज बनता है आपको सारा सब एक्सप्लेन करना। पिंक या ब्लू बॉक्स में आपको होगा इसकी इन्फॉर्मेशन। तो भाई जो नवाब का जो क्या कंप्लेंट है, उनका कंप्लेंट ये है कि पहले तो ये आए, इन्होंने बस छोटा सा लैंड हमसे मांगा। भाई हमने बिना टाइम दिए, बिना सोचे, इनको ज़्यादा टाइम लिए, इनको नो सूनर लिखा है ना, ज़्यादा टाइम लिए, हमने इनको लैंड दे दिया। अब ये फ़ायदा उठाने लगे। क्या उठाने लगे? कि वो अपना जो स्ट्रॉन्ग फोर्ट बनाने लग गए। अगर हमने आपको लैंड दिया है तो यानी आप छोटा मोटा अपना अड्डा डालो, ठीक है, अपना एरिया बना लो, थोड़ा सा एक आध रूम या जो भी है। अब आप अच्छा बड़ा किला बना रहे हो, किला बना रहे हो, और कैसे? रिवर के पास, ताकि आना जाना चला रहे, सामान से सामान का जो है आना जाना चले, गुड्स का आना जाना चल रहे, तो आप ये सब के अकॉर्डिंग चला रहे हो। ठीक है, ऐसी जगह आप अपना किला बना रहे हो रिवर के पास। ठीक है, रिवर के पास आप किला बना रहे हो। देन आप क्या कर रहे हो? अपनी दीवारों को भी कवर कर रहे हो, अच्छा स्ट्रॉन्ग किला बना रहे हो कि जैसे अब आपको हमेशा यही रहना है। और जो नवाब है उनकी आपको सुननी नहीं है, आप अपनी मर्जी से किला बना रहे हो, आपको यही रहना है ऐसा लग रहा है। और आप वॉल्स में क्या कर रहे हो? मतलब स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, उनको कवर कर रहे हो। साथ में आपने गन्स वगैरह ऐसे लगा रखी कि कोई अटैक वटैक ना करे। मतलब ये क्या है? ऐसा लग रहा है जैसे आप ही हेड हो। तो अपनी मर्जी से कुछ भी ये लोग करते जा रहे हैं। मतलब छोटा सा लैंड मांगा था, यहाँ पे लोग पक्का किला बना के उसको क्या करें? नंबर ऑफ गन्स, मतलब वॉल्स पे ऐसी नंबर ऑफ गन्स ऐसे कर रखी, बिछा रखी, कोई कुछ करना है तो बिल्कुल तने हुए, जो है सैनिक है बिल्कुल तने हुए, तैनात है बेसिकली। ठीक है, कि कोई कुछ हो तो अटैक। आया समझ में? तो इतना हक से इंसान कब करता है? जब भाई या तो उसका लैंड हो, या वो खुद कोई हेड हो, या कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हो। बट आप तो बाहर से आए, आपने तब पक्का किला क्यों बना लिया? आप तो ट्रेड पर्पज से आए ना। तो जब आप ट्रेड के पर्पज से आए तो छोटा मोटा काम अपना स्थापित कीजिए, छोटा मोटा एरिया लीजिए, छोटा मोटा आपका एक दो वेयर हाउस के कमरे हो तो चलो चलता है। अब आप तो किला ही बना दिया, उसको भी कवर कर दिया गन से। आया समझ में? तो एक कंप्लेंट थी किसकी? नवाब की। बट अब हमने ये देख लिया कि भाई ट्रेड टू टेरिटरी तो इनका हो रहा है। They have enticed several merchants and others to go and take protection under them, and they collect a revenue which amounts to rupees 1 lakh. They rob and plunder and carry great number of the king's subjects of both sexes into slavery into their own country. मतलब क्या हो गया कि जो merchants थे उनको क्या करा भाई? अपना ट्रेडिंग बड़ी अपनी मन मर्जी से कर रहे हैं। ठीक है, एंड टेक प्रोटेक्शन अंडर देम एंड दे कलेक्ट रेवेन्यू विच अमाउंट टू रुपीज 1 लाख। मतलब क्या कर रहे हैं? धीरे धीरे जो है एरिया को, देखा नहीं, विलेजेस खरीद रहे थे, अपने अंडर ले रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? साथ में प्रोटेक्शन अंडर देम, ठीक है भाई हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। एंड दे कलेक्ट रेवेन्यू विच अमाउंट रुपीज 1 लाख। और क्या बोल रहे हैं कि हमें रेवेन्यू दीजिए आप, इसके बदले 1 लाख। साथ में क्या कर रहे हैं? उनको लूट रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं, और जो यहाँ के लोगों को ले जाके, मतलब बहला फुसला के, जो भी है लालच देके ले जाके अपनी कंट्री में क्या कर रहे हैं? द किंग सब्जेक्ट्स ऑफ बोथ सेक्सेस इनटू स्लेवरी इनटू देयर ओन कंट्री। मतलब क्या कर रहे हैं भाई? ले जाके वहाँ दोनों सेक्स, मतलब औरत या आदमी को उनसे स्लेवरी करा रहे हैं, दासगिरी का काम करा रहे हैं, उनसे बहला फुसला के उनसे काम करवा रहे हैं। मतलब यहाँ आके हमारे लोगों को ऐसे ले जाके आप उनको दास बना रहे हो, हमारे लोगों को आप प्रोटेक्शन देने की बात कर रहे हो, फिर उनको मतलब चार्ज भी कर रहे हो रेवेन्यू, और विलेजेस वगैरह भी ये खरीद ही रहे थे। तो सब कुछ अपने अकॉर्डिंग बेसिकली कर रहे थे, तो गलत कर रहे थे। आया समझ में? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये कंप्लेंट थी नवाब की कि मन मर्जी आप चीज़ कर रहे हो। कंपनी ऑफिशियल्स बिकम नवाब। अब कंपनी ऑफिशियल कैसे क्या नवाब बने देखते हैं। व्हाट डिड इट मीन टू बी नवाब? अब ये नवाब का मतलब क्या होता है जो हम बोल रहे हैं नवाब बने हुए? It meant of course that the company acquired more power and authority. इसका मतलब ये होता है कि भाई कंपनी ने क्या करा है? अच्छी खासी पावर और अथॉरिटी क्या कर रखी है? अपना रखी बेसिकली, है ना। अच्छी खासी पावर है और अथॉरिटी है कंपनी के पास। But it also meant something else. Each company servant began to have vision of living like नवाब्स। अब क्या था कि चलो कंपनी तो ऐसा सोच रही थी, बट कंपनी के अंडर जो सर्वेंट्स थे, जो कंपनी के लोग थे, अब हर कोई चाह रहे थे कि हम नवाब की तरह जिए। कैसे? अच्छी खासी पर्सनल भी अर्निंग हम करें। After the Battle of Plassey, the actual Nawabs of Bengal were forced to give land and vast sum of money as personal gifts to the company officials. अब ये क्या करने लगे कि कैसे अर्निंग करवाने लग गए कि अब बैटल ऑफ प्लासी जीतने के बाद तो आप नवाब है ना, आप हमें पर्सनल गिफ्ट वगैरह करिए। अगर आप हमें पर्सनल गिफ्ट करेंगे, खूब मनी देंगे, तो आपकी प्रोटेक्शन बनी रहेगी ना, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो भाई बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो एक्चुअल नवाब से बंगाल के, उन्हें ज़बरदस्ती उनसे कहा गया कि आप अपना लैंड दीजिए, है ना, अच्छी खासी मनी दीजिए एज अ गिफ्ट के तौर पे कंपनी ऑफिशियल्स को, कि कंपनी में जो ऑफिशियल्स है, अच्छी पोस्ट में जो ऑफिसर्स है, इनको आप गिफ्ट दीजिए, गिफ्ट के तौर पे पैसा दीजिए, खूब सारा लैंड वगैरह दान में दीजिए। ऐसा नवाब से कहने लग गए, मतलब लालच बढ़ने लग गया। रॉबर्ट क्लाइव हिमसेल्फ अमास्ड द फॉर्च्यून इन इंडिया। अगर बात करें कि भाई रॉबर्ट क्लाइव की, तो उन्होंने भी अच्छा खासा पैसा इकट्ठा कर लिया था।
he had come to Madras, now Chennai, जो अब चेन्नई है मद्रास, from England in 1743 at the age of 18. कब आए थे भाई हमारे रॉबर्ट क्लाइव? आए थे 1743 में, जब वो महज 18 साल के थे. When in 1767 he left India, his Indian fortune was worth यूरो 401,102. मतलब अब कितने उनकी अर्निंग हो गई? उनकी जो अर्निंग हो गई कितनी हो गई? इतनी ज़्यादा. यूरो में है 401,102, मतलब 4,01,000, मतलब 4,01,102. इतनी ज़्यादा इनकी अर्निंग हो गई. किसकी? रॉबर्ट क्लाइव की. Interestingly, when he was appointed governor of Bengal in 1764, he was asked to remove corruption in company administration, but he was himself cross-examined in 1772 by the British Parliament, which was suspicious of his vast wealth. वैसे तो उनको अपॉइंट किस लिए किया गया था? उनको अपॉइंट इसलिए किया गया था रॉबर्ट क्लाइव को कि जो भी करप्शन हो वो रोके, कुछ भी गलत सलत इलीगल काम नहीं हो रहा होगा, कुछ भी गलत काम नहीं होना, मिसकंडक्ट नहीं होना चाहिए. बट उनको पार्लियामेंट में खुद उन पे इल्ज़ाम लगा, उन पे डाउट ही हुआ कि खुद ही कुछ गलत काम कर रहे हैं, तभी तो इतनी अच्छी खासी ये अर्निंग करके आए. तो क्या काम है? यही तो काम है कि भाई इन्होंने देखा नहीं नवाब से ज़बरदस्ती कि आप हमें गिफ्ट दीजिए, गिफ्ट के तौर पे खूब सारा पैसा दीजिए, लैंड दीजिए, तो ये आपको देना है, तो ये सब ले लेके काफ़ी अच्छी खासी जो है क्या अर्निंग हासिल हो गई थी. Although he was acquitted, he committed suicide in 1774. अब क्या हुआ? Although जब भाई उनको जो है पता चल गया या उनके बारे में ऐसा वैसा हो गया है कि अब इल्ज़ाम लग चुका है, तो उन्होंने सुसाइड कर लिया था 1774 में. However, not all company officials succeeded in making money like Clive. But जो सारे कंपनी ऑफिशियल्स, जो और भी गवर्नर आए, जो भी है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर कोई अच्छा खासा पैसा कमा पाए, है ना. जैसा क्लाइव ने अच्छा खासा अर्न करा, तो ये लोग भी इतना अच्छा अर्न कर पाए, ऐसा पॉसिबल, इतना ज़रूरी नहीं था. Many died in early death in India due to disease and war. काफ़ी जो भाई अच्छे खासे ऑफिशियल्स थे उनकी डेथ भी हो गई थी जल्दी. कैसे? या तो कोई डिजीज़ के कारण, कोई बीमारी जो है नेचुरल तरीके से, या वॉर वगैरह में मारे गए होंगे. एंड इट वुड नॉट बी राइट टू रिकॉर्ड ऑल ऑफ देम एज करप्ट एंड डिसऑनेस्ट. इसलिए सबको ये नहीं कहा जाएगा कि सारे जो राजा महाराज, मतलब जो सॉरी इनके जो ऑफिशियल्स थे सारे ही करप्ट थे, है ना, सारे ही डिसऑनेस्ट थे. जैसे क्लाइव था जिसने खुद ही डर के कारण सुसाइड कर लिया जब उस पर जो इल्ज़ाम लगे. Many of them came from humble backgrounds, and their uppermost desire was to earn enough in India, return to Britain and lead a comfortable life. उनमें से जो सब आए थे उनका बस यही था, अच्छे अच्छे बैकग्राउंड से आए थे, उनका यही था कि बस हम अर्न करें, हम इतना इंडिया से अर्न करके चले जाएं. सबकी डिज़ायर ये थी कि अपनी कंट्री में जाके आराम से कंफर्टेबल लाइफ हम जिए. वही बात है ना कि नवाब क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इन पे लालच आ गया था कंफर्टेबल का, कंफर्ट होने का, कि हम क्या करें, यहाँ से अच्छा खासा अर्न करके जाए, खूब सारी वेल्थ को एक्यूमुलेट करके जाए और अपनी कंट्री में जाके आराम से कमाएं. तो ऐसे ही ज़रूरी नहीं कि सारे जो कह रहे हैं कि जैसे रॉबर्ट क्लाइव डिसऑनेस्ट था, है ना, करप्ट था, तो सारे जो है ऑफिशियल्स वो भी करप्ट हो, ऐसा ज़रूरी नहीं. बट हाँ, सबकी डिज़ायर थी कि अच्छा खासा हम अर्न करें और अपनी कंट्री में जाके आराम से ड्राई फ्रूट्स खा के चैन की सांस लें और पानी के सामने बैठ के बातें करते रहें. आया समझ में? चलो. Those who managed to return with wealth led fleshy lives and flaunted their riches. अब भाई जो मैनेज जो कर पाए, जो बाहर जा पाए, तो वो भाई क्या कर पाए, वो अपनी वेल्थ के साथ जो बाहर जा पाए उनकी तो अच्छी ज़िंदगी चली, है ना, और अपनी जो है अच्छा फ्लॉन्ट करा कि देखो बढ़िया हम इतना वेल्थ अक्यूमुलेट करके रहे और अच्छी खासी लाइफ जी, जो मतलब सक्सेसफुल हो पाए जाने में. They were called Nawabs, an Anglicized version of the Indian word Nawab. मतलब ये जो नवाब्स वर्ड है इंग्लिसाइज वर्जन है किसका? नवाब का. तो उनको क्या माना गया, उनको क्या बोलने लग गए भाई? नवाब से आप, नवाब मतलब आके आप अच्छा कमा के इतनी लेविश लाइफ जी रहे हैं, बढ़िया से सब कुछ रिचनेस दिखा रहे हैं, आप फ्लॉन्ट कर रहे हैं, तो नवाब से आप. They were often seen as upstarts and social climbers in British society and were ridiculed or made fun of in plays and cartoons. अब यही है ना कि एक इंपॉर्टेंस इनकी दिखने लग गई थी कि भाई हम रिच हैं, है ना, हाई ऑफिशियल्स हैं, तो ये सारी चीज़ें अपने जो डिस्प्लेज जो इनके बनते थे कार्टून्स, इन सब में चीज़ें खुद का एक रिचनेस दिखाने लग गए थे. तो बेसिकली अगर हम बात करें किसकी, नवाब्स की, तो ये जो टर्म आया ना जो हम पढ़ रहे थे, कौन सा, कि जो नवाब टर्म है कैसे क्या आया, ये जो यहाँ पे वर्ड है, तो इसीलिए भी बोलते थे क्योंकि इनका सपना यही था सबका कि अच्छे खासे पैसा यहाँ से अर्न हो, है ना. कैसे अर्न करते थे भाई? जो लोकल नवाब से उनसे कहते थे कि आप हमें गिफ्ट दीजिए, गिफ्ट के तौर पे अच्छा खासा पैसा दीजिए, पैसे के साथ साथ आप हमें क्या दीजिए, पैसे के साथ साथ आप हमें लैंड भी गिफ्ट कीजिए. तो ऑफिशियल्स को इनसे कमाई होती थी. जैसे रॉबर्ट क्लाइव ने अच्छी खासी वेल्थ इकट्ठी कर ली थी, बट ये था कि उन पर अक्यूज़ हुए, मतलब उन पर इल्ज़ाम लगा
और उन्होंने सुसाइड कर लिया, ठीक है। बट ऐसा नहीं कि सारे जो ऑफिशियल से डिसऑनेस्ट हो, बट सबका सपना ये रहता है कि अच्छा खासा कमाएं और जिए, और ऐसे कई बार जो है सक्सेसफुल भी हुए, यहाँ से अच्छी खासी वेल्थ अर्न करके गए और वहाँ पे अपनी रिच लाइफ फ्लॉन्ट करी। तो इसीलिए उनको क्या बोल देते थे, नवाब्स, जो एक एंग्लिसाइज वर्जन है। किसका वर्जन है एंग्लिसाइज? नवाब का। तो क्या बोल रहे हैं हम, नवाब्स। इसीलिए बन गए भाई कंपनी के ऑफिशियल्स क्या, नवाब्स। आया समझ में? आई होप आपको ये जो पूरा पैरा है, ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल, ये जो है चीज है, समझ में आई होगी कि क्या होते हैं नवाब्स। सो इसी के साथ हमारा कंप्लीट चैप्टर रिवीजन का पार्ट फर्स्ट एंड होता है। मैंने बहुत अच्छे से इलेबरेट करके आपको समझाया कि कैसे भाई इनकी एंट्री हुई कंपनी कब सेटअप हुई, इसके बाद इनका आर्बिट्रेट का पर्पस था, बट एट लास्ट आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी पपेट रूलर जब सक्सेसफुल इनको नहीं हुआ तो इन्हें लगा कि अब हमें क्या करना चाहिए, टेरिटरी बनानी चाहिए। तो ये टेरिटरी कैसे बनाई, कैसे अपना रूल एक्सपांड करा, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाए, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तो आपको क्या करना है, बने रहना है हमेशा के लिए मेरे साथ, ताकि आपका फायदा हो। भाई आप समझेंगे, आपका रिवीजन हो रहा है, मैं अच्छी चीज़ें समझा रही हूँ, और शेयर भी करते जाइएगा अपने क्लासमेट्स के साथ, ताकि उन्हें पता चले कि भाई कंप्लीट चैप्टर रिवीजन चल रहा है, वो भी इतना इंपॉर्टेंट। सो इसी के साथ ही वीडियो एंड होती है। अगर आप और वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं जो कि 100% फ्री आपको अवेलेबल हैं। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।